Well, hello there. जनरल कनोबी। जनरल कनोबी काने नहीं था ना? भाई इतना नहीं ध्यान, मुझे काना तो नहीं था। चार आंख वाला, चार हाथ चार हाथ थे बंदे के, हाँ। टेक्निकली लूला भी नहीं था, मतलब टेक्निकली तो पूर्ण रूप अपाहिज था, आधी बॉडी तो मशीन की थी उसकी। लेकिन काना नहीं था, काना नहीं था, आंख असली थी उसकी। तो हाँ ठीक है, काम तो कर रहा था शरीर ना, वही मैटर करता है। कहने, हाँ उसका शरीर काम कर रहा था, लेकिन हमारे लिए हमारी इंट्रो म्यूजिक नहीं काम कर रही थी ना। तो उसको हमने हटा दिया और इंट्रो म्यूजिक। टट्टी जोक से रिप्लेस कर दिया। ऐसी नौबत आ गई। इंट्रो म्यूजिक का तुमने किसको टेंडर दिया था? भाई एक लौंडा है मेरे परिवार में है, नेपोटिज्म के हत्ते चढ़ गई भाई वो इंट्रो म्यूजिक, क्या मैं बोलूँ। जिसको हम बुआ चोद नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते भाई। कि सैड। एफ सेम इन दी जोक चैट। कितनी बार रिसाइकिल करोगे भाई। मैंने एक और आइडिया जब सोचा था, तक ठीक चल है। रहा है। एक बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, पास्ट में। कुछ हम्म। 6 साल पहले उनका देहांत हो गया। और अच्छा। उनकी एक बहुत अच्छी रचना है, जिसको मैंने सोचा था कि एपिक साले। एपिक एपिक तरीके से सुनाऊंगा। 6 साल पहले देहांत क्यों हो गया उनका? क्योंकि जैसे मैं बहुत बड़ा इस सब चीज़ों में मानने वाला हूँ कि अगर कोई 6 साल यानी सन 15। हाँ सन 15 बेटी चोद। तो अच्छा। मैं इस मामले में बहुत वो हूँ कि अगर कोई बंदा है जिसका कुछ एक्स काम है, जब वो काम हाँ। करना छोड़ देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत बढ़िया पीस बड़ी लिखा था। झांड बराबर फिलोसफी है है तो और आपकी। अम्मा का बोर भोसड़ी के सुन पहले। तो उसका अच्छा। उसका बेसिकली मैंने एक बहुत बढ़िया पीस भी लिखा है इस चीज़ पे कि अगर कोई ट्रैवलर चलना बंद कर देता है, देन ही डाइज एज अ ट्रैवलर, समझ रहे हो, देन ही बिकम समथिंग एल्स बट नॉट अ ट्रैवलर एनीमोर। समझ रहे हो। तो इसी तरीके हाँ, से और ये जटाही राइटिंग स्टाइल नहीं है। ये झटही राइटिंग स्टाइल नहीं है, दिस इज वेरी डीप। और इस पे मैं कम से कम 6 मॉम जोक मार सकता हूँ अभी। हम लेकिन मैं वही बोलने जा रहा था, लेकिन मैं लेकिन नहीं जाने दो। लेकिन मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे अंदर रेस्ट्रेंट है। खैर। हाँ हाँ। तो आइडियली जानते हो मैं कैसे शुरू करता आज का। Restraint was not something that your mom showed last night. वेल आई एक्चुअली गिव दैट वन टू यू, जस्ट लाइक योर मॉम गिव मी समथिंग लास्ट नाइट। एनीवे, तो शुरू करते हैं एपिक पोएट्री करते हुए, ठीक है। लेकिन जैसे नहीं, हम्म। नॉर्मली तांडव पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि शुरुआत से शुरू करो, जटाटवी से। लेकिन सबसे हम्म। भौकाली पैराग्राफ कौन सा है? जयत तदा भ्रव्य ब्रह्म वाला। तो अगर उसके पिछले वाला है भाई। नहीं भाई, जयत तदा भ्रव्य ब्रह्म वो वाला बेस्ट बीच पैराग्राफ। प्लीज। बिच उसके पहले वाला कौन सा, वो अच्छा, बोलो स्मरांतकम वाला। पूरा, बोलो पूरा। अखर्व सर्व मंगला। अरे स्मरांतकम वाला है ना, जिसकी पंचलाइन है हाँ स्मरांत। हाँ। अरे छोड़िए, मैं जयतोदा वाले को ज़्यादा भौकाली बनता हूँ। कहने का मतलब है जब भी आपको पूरा कोई। पढ़ के सुनाओ जरा। पूरा पढ़ के क्यों सुना, इतना समय नहीं बर्बाद करना भाई। मैं नहीं याद है ना, नहीं याद है ना? अरे याद है, मुझे पूरा याद है, क्या बात कर रहे हैं आप। पूरा का पूरा याद है। प्रूव इट। प्रूव इट। प्रूव इट पूसी। अरे मैं प्रूफ कर दूंगा आपको, ठीक है। पूसी मानुस प्रूफ करो। ऑफ स्ट्रीम आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। चलो लेकिन ठीक है। अभी 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 मैं जैसे बता, मैं आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर, ठीक है। कि किसी भी रचना हम्म। का सबसे भौकाली पार्ट अगर आप पहले पढ़ें, उसके बाद उसकी ओपनिंग हम्म। आप बोलें, तो कूल लगती है सुनने में। गलत बोलना तो बताइए। नॉट नेसेसरली बट गो ऑन। नॉट नेसेसरली, अबे रोल क्रेडिट्स वाले जो मूवमेंट होते हैं, जब जैसे किसी किताब का नाम उसी किताब में आता है तो फील आती है कि नहीं, किसी गाने का नाम उसी गाने में आ जाता है, फील आती है कि नहीं। हम्म। तो उसी तरह से हाँ मैं ठीक है। थोड़ा सा इस फॉर्मूला को रीसेट करता हूँ। और गाने का करो बेस्ट भाई पार्ट, करो। खैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तो ठीक है। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ, एक ऐसे इंसान ने लिखी थी जो हमारे बीच अब नहीं है। अरे माधव चो। यही सच्चाई है मादर चोद, मानो चाहे ना मानो तुम। अब कविता कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। कविता है, भुजबल घातिनी रौरव संधिनी दश दिशा विधारिणी अट्टहास। ठीक है। अट्टहास, अच्छा, कब मैं पर्सिया से आए हो? परसिया से ढंग से पढ़ो। ठीक है भाई, माफ कर दो। भुजबल घातिनी रौरव संधिनी दश दिशा विदारिणी अट्टहास, अरिभाग्य विमर्दिनी विद्युत गामिनी शत्रु निवासिनी चंद्रहास। ये हैं पहली दो भौकाली लाइन, ठीक है। अब इसके बाद मैं ओपनिंग पढ़ता हूँ उस पोएम की। दिस वाज टेक्निकली पैराग्राफ नंबर 4। टेक्निकली द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ हम्म। पैराग्राफ नंबर 4। इसके बाद मैं इसकी ओपनिंग पढ़ूंगा, ठीक है। जो कि है, सर्वप्रथम लंकेश को की थी भूतनाथ ने यह प्रदान, कहकर कि हे दशानन रखना तुम इस खड़क का मान। पर लंकेश को आई खड़ग न। होता है भाई, खड़ग क्या होता है? खड़ग सिंह की बात कर रहे हो? पहली बात तो सिलेबल्स बैलेंस नहीं है बेटी चोद, ठीक है। किसी तरह तो मैं बराबर बराबर बांट के पढ़ दे रहा हूँ,
जिससे रिदम में हाँ बैठी तो रहे। दोहा नहीं है कि सिलमन बल। पढ़ो यार, तुम क्या बोल रहे हो। कहकर कि हे दशानन, नहीं शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा ना अब। सर्वप्रथम लंकेश को की थी भूतनाथ ने यह प्रदान, कह करके कि हे दशानन रखना तुम इस खड़क कमान पर, लंकेश को आई न सूझ उस असी की गरिमा की। हम्म। फिर उन्होंने चुदवाली जटायु के पर काट के अपनी अम्मा की। वेरी ऑफेंसिव, कई लोग इस पे कमेंट्स में आ सकते हैं, कुछ अरे गाली आने देंगे। दो, देख लेंगे भाई क्या उसके उसके जस्ट नेक्स्ट जानते हैं क्या हुआ? क्या? और गायब हो गई देके उनको चकमा। दैट्स इट? यस दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वेंट डाउन। सैड। खैर, आज के उस पे आइए भैया, एजेंडे पे। आज के एजेंडे पे हम आते हैं, और आज का एजेंडा है हमारा बाइटल ऑफ द एपिक्स, महाकाव्यों का महासंग्राम। संग्राम, महासंग्राम। महासंग्राम। तो आज हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं हमारे फेवरेट दो महाकाव्यों की, ओडिसी और द एपिक ऑफ गिलगमेश के बारे में। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था भाई। ये स्क्रिप्ट में नहीं था ना, लेमाओ। नहीं। चलिए वापस अच्छे स्क्रिप्ट पे आते ए, हैं। अबे यार क्या तो, समय बर्बाद करवा लो इनसे। बहन चोद भाई, मैं सोचता हूँ कभी कभी कितनी मेहनत हम लोग करते हैं इसको कैजुअल एस फक रखने की, और फिर लौंडे मैसेज में लिख देते हैं कि तुम लोग भोसड़ी के सब स्क्रिप्ट करके लाते हो। मैं क्या बताऊँ यार। कुछ नहीं खैर, करना भाई। वो तुम्हें लगता है कि वो इनिशियल पोएम स्क्रिप्टेड हो सकती थी? जस्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट क्यों इज अ गाली पोएम, खाना चाह रहे हो वो फिर? है स्क्रिप्टेड, ठीक है। जस्ट फॉर द फैक्ट कि इट इज अ पोएम, इट इज स्क्रिप्टेड, ठीक है, मानता हूँ मैं। पब्लिक को ऑथर का नाम बता दो, इसको तो बड़े कन्वीनियंटली किल ऑफ कर दिए जॉर्ज आर आर मार्टिन की स्टाइल में। अगर पब्लिक को ऑथर का नाम बता दिया ना तो ऑथर के ग्रेव का डेसेक्रेशन हो जाएगा। क्या ही बोले, आगे बढ़ो भाई। ठीक है, तो आज हम लोग मूविंग बात ऑन। करने वाले हैं रामायण और महाभारत के कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में, हम्म। जो कि हम लोगों ने पिछली बार तान छेड़ी थी, और सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे ही सेक्सी लग रही थी, तो हम कर दे रहे हैं आज। ठीक है। तो आपको अगर पता हो ना पता हो, पांडे जी ने रामचरितमानस पढ़ रखी है प्रॉपरली, और बचपन से उनको कहानियाँ तो सुनाई ही जाती आ रही हैं। मैंने 7वीं में बाल रामायण पढ़ी थी, ठीक है, स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाई गई थी। एंड जब मैं 3 साल का था, मेरे बाबा ने मुझे पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल संस्कृत प्लस हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझाई सिखाई थी। तो हम लोग वी आर वेरी गुड एट दैट शिट। बट व्हाट वी आर नॉट गुड एट इज़ महाभारत, क्योंकि महाभारत के ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट को पॉप कल्चर में या आजकल जनरली बहुत पॉपुलराइज नहीं किया गया, और ना उसके कोई बहुत अच्छे मिड लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे तुलसीदास जी ने किया था रामायण का रामचरितमानस में, उसका कोई मिड लेवल ट्रांसलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। दैट इज़ वाई। यहाँ एडिटर्स नोट ये है जी। कि रामचरितमानस और रामायण आर नॉट द सेम थिंग। नो, दे आर नॉट द सेम थिंग ऑब्वियसली। वो भाई कोई भी चीज़ अगर तुम ट्रांसलेट करोगे तो देर विल बी समथिंग। ट्रांसलेशन भी नहीं है भाई वो। री इंटरप्रिटेशन बोल लो। री इंटरप्रिटेशन भी नहीं, वो मतलब जो बेसिक स्टोरी थी उसको एक समझ लो कि उन्होंने अपने एक अलग ढंग से लिखा है। देयर आर मेनी थेमेटिक डिफरेंसेस। उस पर भी हम लोग आगे आते हैं, अभी आगे आते हैं। शुरुआत में आप एनल चलो काहे हो भाई, जाते हैं भाई साहब? आएंगे हम लोग आगे उस पर। पुरानी मैं- आदत है भाई। भाई पॉइंट मेरा ये नहीं था, फिर वन सेकेंड, द पॉइंट इज कि गाँव में घुस जाने का पुराने शौक है हमारे। महाभारत, महाभारत जो है उसका कोई मिड लेवल ट्रांसलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ वाई उसको मैंने सिर्फ हिंदी में पढ़ रखा है, और हिंदी में भी बहुत अलग अलग लेट से उसके वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाट आई विल बी ड्राइंग माई नॉलेज फ्रॉम इज मल्टीपल बुक्स दैट वर पब्लिश्ड बाय गीता प्रेस गोरखपुर अबाउट मल्टीपल कैरेक्टर्स इन द महाभारत। मैंने इस तरीके से महाभारत इनिशियली पढ़ी थी, मैंने कोई एक कलेक्टिव स्टोरी नहीं पढ़ी थी। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के अलग अलग लोगों के बारे में उनकी कहानियाँ थी, मैंने उन कहानियों को पढ़ के महाभारत की स्टोरी पीस टुगेदर की थी। तो ये बात आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, और बाद में मुझे गाली मत दीजिएगा कि तुम बेटी चौथ बहुत इनकोहेरेंट के चौधे हो रहे हो, जो कि मैं नहीं हूँ। मतलब हो भी सकता हूँ अगर बट कोई पूछे कि मैंने कहाँ पढ़ी है, आपने पढ़ी मैंने होगी। लिटरली कहीं नहीं पढ़ी है। मैंने उसके कुछ सेक्शंस, एक भगवत गीता तो पढ़ी ही है। इसके उसके अलावा मैंने बारे में हम विष्णु नहीं पुराण बात पढ़ करेंगे, रखा है। उसके बारे में हम बात नहीं मैं, करेंगे भगवत गीता के बारे में। हाँ हाँ ठीक है। आज हमको दंगे नहीं मैंने करवाने। विष्णु पुराण भी पढ़ रखा है। तो उसमें भी काफी रेफरेंसेस दिए गए हैं उसके। एंड क्योंकि मैं एक शैव शैव इंसान हूँ, आई डू नॉट रीड दैट प्लीबियन शिट।
हालांकि मैंने विष्णु पुराण की कहानियाँ पढ़ रखी हैं, बट विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये गरुड़ पुराण भी एक्चुअली मैंने पढ़ रखा, बट नेवर माइंड, फक दैट। गरुड़ पुराण पिक्चर देखी है, परिचित? नहीं भाई, पिक्चर नहीं देखी, मैंने सुना है 70 बार जब लोग मरते हैं तो पूरा गरुड़ पुराण का पाठ होता है, मैं बैठ के प्यार से सुनता हूँ कि यार हाँ हाँ हाँ, ना क्या ना, बात है, गरुड़। क्या दुख। अबे अपरिचित नहीं देखे हो साउथ वाली मूवी? नहीं बे, मैं पिक्चर विक्चर नहीं देखता हूँ, कहाँ हो भाई, आई एम बुक पर्सन मैन, आई एम नॉट देख पिक्चर। लेना आज। वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बेस्ड है। वो आदमी गरुड़ पुराण की पनिशमेंट देता है हर आदमी को। ओहो, नाइस नाइस। बहुत बढ़िया, मतलब एकदम चैड, कितनी एकदम चैड ग्राफिक है वो मूवी है वो। पनिशमेंट्स कितनी ग्राफिक है? काफी ग्राफिक है। एक आदमी जो बस बस लोगों के बस ठीक है, खाने मैं में देख लूँ। मिलावट करता है, मैं देख लूंगा ब्रो, तुम जो परेशान लोगों ना हो। के खाने में मिलावट करता है उसको फिर वो पकड़ डालता है एक्चुअल में, नाइस खूब बड़े से नाइस, भगोने में। वेरी नाइस वेरी नाइस। खैर, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैंने शिव पुराण पढ़ रखा है क्योंकि मैं शैव हूँ, एंड नॉट अ फिल्थी वैष्णव लाइक दिस गाय। नॉट सेइंग दैट बीइंग अ, वैष्णव इज़ अ बैड थिंग, बट क्योंकि मैं शैव हूँ, बीइंग वैष्णव इज़ अ बैड थिंग। तो हम हम्म, लोग आगे बढ़ते हैं आज के एजेंडे पे, और आज का एजेंडा हमारा है महाभारत वर्सेस रामायण, कंपैरेटिव एनालिसिस। तो पांडे जी, आपको क्या लगता है हमको कैसे शुरू करना चाहिए? पहले भारत को बांटना चाहिए तेरी मेरी टीम में? भारत को तेरी मेरी टीम में क्या बांटी है, पहले कोर मैसेज पे ही बात कर लेते हैं दोनों के। कोर मैसेज पे बात करना चाहते हैं आप? चलिए चलिए चलिए, जैसे ठीक। कि एक बड़ा मोटा मोटा कहा जाए जी बताइए। तो एक पब्लिक परसेप्शन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ये बना दिया गया है, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत दूर नहीं है सच्चाई से, जी। कि रामायण इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट यू शुड डू हाँ एंड बेस। महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट यू शुड नॉट डू। वेल, मेरे पास थोड़े स्लाइड डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट ठीक है, मतलब। बहुत ही सिंपलिस्टिक मतलब दोनों कहानियों का ये एक समराइजेशन है। हाँ, लेकिन ये मोरलेस। सरप्राइजिंगली 70 to 80% सही है अपने आप में। मैं 60% बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक है। हम्म। तो हाँ, तो हम लोग बेसिक थीम्स के बारे में बात करते हैं। रामायण में जैसा हमने पहले भी एक कभी बोला था, मुझे लग रहा है मैंने बोला था कि एवरी पर्सन इज़ वेरी, मतलब वो बहुत ही आइडियलिस्टिक कहानी है, उसमें हर आदमी एकदम, समझ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश करता है। राम से लेके, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बोलते हैं, बट इन रामायण हर एक आदमी अपना धर्म पूरे एंड तक निभाने की कोशिश करता है, नो मैटर कि और यहाँ ये क्या भी ध्यान प्राइस पे देने करना योग्य पड़े। बात है कि हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका धर्म है जी। वो उस टाइम के सामाजिकली एस्टेब्लिश जो मतलब वाइडर धर्म है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो अंडरस्टूड है उस टाइम के जी। वाइडर धर्म से, उससे कोइंसाइड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ, उस समय का, लेट्स जस्ट से उस समय का काल धर्म जो था, उससे मनुष्य का इंडिपेंडेंट धर्म अलाइन करता था। काफी हद क्योंकि क्योंकि धर्म कई प्रकार के होते हैं, अब उस डिबेट में मुझे नहीं घुसने का मन कर रहा है, क्योंकि उसमें भी मुझे पता है कि मेरे और आपके व्यूज़ थोड़े से अलग हैं, और वो अपने पे बहुत आप। मारपीट हो जाएगी हाँ, भाई, बहुत यो मामा जोक सभी, और फिर मारे जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर भी भाई साहब। लेकिन खैर, लड़ाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सोचिए, उस चीज़ के बारे में सोचते ही हम दोनों एक दूसरे को गाली देने पे आ जाते हैं। तो वही बात है ना। अलग अलग तरह के धर्म होते हैं, उन धर्मों के बारे में भी बात ना की जाए ज़्यादा अच्छा है, वो अपने आप में 2 घंटे का एक गाली भरा कॉन्वर्सेशन है, जिसको हम बाद में मोनेटाइज करेंगे। लेकिन हम्म। उसको अभी छोड़ देते हैं फॉर नाउ। तो हम लोग अभी धर्म की बात कर रहे थे। महाभारत में आप देखिए तो लोगों ने अपने धर्म को निभाने की कोशिश की है, बट एट सर्टन पॉइंट्स इन देयर टाइम, इन द सर्टन मोमेंट्स ऑफ देयर वीकनेसेस, उन्होंने बोला फक दैट शिट, आई एम आउट। और उसी फक दैट शिट, आई एम आउट वाले एटीट्यूड की वजह से इतने टेंशन एस्केलेट पूरी हो गए। कहानी बनी है। हाँ, कि वो आज महाभारत के नाम से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस चुतियापे का। एंड मेक नो मिस्टेक्स, वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चुतियापा ही था, शुरू क्योंकि। से लेकर अंत तक हर पॉइंट पे या हर आदमी ने उस पूरे मैच में +1 ही किया है। पर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि महाभारत चुतियापा था? कैसे? नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं, नहीं जाओ। नहीं नहीं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उसको बैकअप करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे माइनर और फ्लॉज। यहाँ हम ये भी पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दें कि लोग बाद में कमेंट सेक्शन में हमारी जान पीछे न चले हैं, भाई डिस्क्लेमर दो। डिस्क्लेमर दें? तो देखिए, हम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हैं ना, महाभारत और रामायण का एनालिसिस, ये फ्रॉम अ लिटरेरी स्टैंड पॉइंट है, लिटरेरी स्लैश सेमी हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट। ठीक है? आप प्लीज़ इसको अपने दिल पे मत लीजिए कि भगवान राम को उसने चिलगोजा बोल दिया, हालांकि मैं कभी बोलूँगा नहीं, लेकिन
अगर ऑफ गलती से कोर्स निकल नहीं गया मुंह बोलेंगे। से, तो आप ये मत मानिए कि मैं भगवान को गाली दे रहा हूँ। और अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आप उससे पहले ये सोचिए अपने दिमाग में, 2 दिन मंथन करिए आराम से, कि राम ने जो काम किए उसकी वजह से वो भगवान थे, कि वो भगवान थे इस वजह से उन्होंने वो काम किए। आप इस कनेंड्रम को जाके अपने दिमाग में डिबेट करिए और आपकी कान फट जाएगी जो जो कंक्लूजन आप निकाल पाएंगे अपने दिमाग में। खैर, नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज फिर भी कि डिस्क्लेमर को समाप्त करते हुए कि देखिए, हम भगवान की पूरी इज्जत करते हैं, कल्चर की पूरी इज्जत करते हैं, धर्म की पूरी इज्जत करते हैं, भगवान की पूरी इज्जत करते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम उन्हें कहानी के किरदारों की तरह उनके बारे में बात करेंगे। जो एक बिल्कुल, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने लिखी है, जो व्यास जी ने लिखी है पूरी अपनी रचना, हम उसमें जो हम लोग उन्होंने उस उनका रचना के एक बारे में बात प्रेजेंटेशन करने दिया वाले हैं। है, उस रचना की बात करते हैं हम बोलिए। लोग एक्चुअल भगवानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कहानी के किरदारों की बात कर रहे हैं, उस रचना के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी अगर आपको जी। चूतियाप अपने दिमाग में रखना है, आगे लड़ाई करनी है, बकचोदी उतारनी है कि अरे तुमने कैसे ऐसे बोल दिया, तो आप अभी माँ चुदवा सकते हैं। अभी मात्र आपकी ज़िंदगी का 16 मिनट बर्बाद हुआ। आप यहाँ से चुद लीजिए अगर आपको ऐसी बकचोदी बतानी है तो। और अगर आप थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, हम लोग लेट्स जस्ट से कि हम प्रीस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ये ब्लास्फीमिंग टेक्निक, कोट अनकोट ब्लास्फीमिंग, हम लोग को सिखाई नहीं गई है। और हम लोग को एक्चुअल हिंदू जैसे होते हैं ना, उस तरीके से रेस किया गया है। क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आप पास बेटर एग्जाम्पल है, बेटर ऑल्टरनेटिव है, तो आप अपनी बात लेके आइए। तो एग्जिस्टिंग चीज़ को आप चैलेंज कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ हिंदुइज्म हैज़ ऑलवेज वर्कड। और इसीलिए हमारे यहाँ 70 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये ठप्पा लग गया भगवान का, अब इनको कोई गाली देगा तो मादर चोद होगा। ये वाला सीन ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो लेकिन इस अगर आप, डिस्क्लेमर के साथ चलिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ नहीं डिस्क्लेमर तो ठीक है, मैं उन, डिस्क्लेमर पूरा कितना ही दे दें नहीं हम, डिस्क्लेमर ठीक है, मैं उन लोग को तो गाली हम भी तो देना समझा चाहता ही हूँ ना चुके यार, हैं। मैं गाली देना चाह रहा हूँ यार, नहीं नहीं बहनचोद। नहीं, बस करो भैया, समय कम है। चलो चलो ठीक है। समय का मान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लंकेश ने खड़क का मान नहीं रखा। तो सैड। सैड। तो अगर आपको नहीं पता हो, तो हम लोग चंद्रहास तलवार की बात कर रहे थे, और वो आगे आएगी कहानी में। तो लेट्स जस्ट से आइए शुरू करते हैं हम लोग गुड वर्सेस ईवल से, है ना। तो वन ऑफ द बेस्ट थीम्स इन ऑल ऑफ एनिमे, गुड वर्सेस ईवल। रामायण में बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि ये एब्सोल्यूट ईविल है, ये एब्सोल्यूट गुड है। और इन दोनों में आपस में लड़ाई है, चोदी है, कुछ इन्होंने बुरा कर दिया, कुछ उनको बदला लेना है, समझ रहे हैं। क्लासिक क्लासिक। तो उसमें गुड और बैड की लाइंस जो है ना बीच रामायण की, में एक तरीके से बदला लेने की भावना को बहुत जगह दिखाया भी नहीं गया है गुड के साइड से, वो तो इसलिए नहीं जो दिखा अपने आप में। वो तो इसलिए नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अगर दिखा देंगे तो गुड गुड नहीं रहेगा ना। वही तो, मतलब हर तरीके से गुड और इविल को जितना पॉसिबल था सेग्रीगेट किया गया है। जी। तो जैसे अगर रावण के पॉजिटिव साइड्स को दिखाना था, तो वो भी उन्होंने कम दिखाए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में, एटलीस्ट वाल्मीकि के रामायण में। रावण को कहीं ग्लोरीफाई नहीं किया उन्होंने, उन्होंने सिर्फ उसके बैड थिंग्स को दिखाया है। अब जैसे आपको एक चीज़ याद होगी कि रावण जो था, वो सारे के सारे जो उसके लैंड, उसके गवर्न लैंड में जितने भी ऋषि मुनि रहते थे, उनसे वो खून की एक बूंद लेता था एज अ टैक्स, कर के रूप हम्म। में वो लेता था। तो अब लोग बोलते हैं, हाँ तुम ऋषियों के क्यों खून ले रहे हो, ये तो बहुत गलत है। दैट इज़ हाउ दे ट्राई टू पेंट इट। बट रावण की जो रीजनिंग थी उसके पीछे, वो ये थी कि जो भी मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरी प्रोटेक्शन में रह रहा है, ही हैज़ टू पे। उसे कुछ ना कुछ मुझे देना है। हाँ, जो भी वो अर्न करता है, जो भी करता है, देयर इज नो फ्री लंच। एग्जैक्टली exactly, उसे मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब बाकी राजा थे, क्षत्रिय, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। रावण था आधा ब्राह्मण, उसको मतलब था तेज से। तो ऋषि जो अपनी तपस्या करके तेज अर्जित करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, बेसिकली उस ज्ञान का वो पार्ट एज अ कर लेता था उनसे, इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड, जिसमें उनका तेज का एक पोर्शन होता था। खैर दैट केम टू बाइट हिम बैक इन द एस, क्योंकि वो एक घड़े में भर के रखता था। मेजरली। हाँ। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि रामायण एज अ स्टोरी, उसमें कभी भी इट इज़ नॉट पोर्ट्रेड एज अ रिवेंज स्टोरी, इट इज़ नॉट पोर्ट्रेड एज एनीथिंग। मतलब उसमें वाइट में वाइट है और ब्लैक में ब्लैक है, ब्लैक में वाइट के शेड्स नहीं हैं, और ना वाइट में ब्लैक के तो शेड्स हैं। यहाँ एक और चीज यहाँ बोलने की जरूरत है जी। कि महाभारत के बहुत ढेर सारे अलग वर्जन नहीं बनाए गए। हाँ, ये बात आपकी बहुत उसका सही है। जो एक वर्जन व्यास जी ने बनाया, वो मोर और लेस इंटैक्ट चला है, बीच बीच में कुछ कुछ उसमें एडिशन भले ही कर दिए गए, लेकिन अलग वर्जन्स नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि रामायण के कई वर्जन बनाए गए हैं और वो एक दूसरे से बहुत ड्रास्टिकली अलग है। तुलसी वाले जैसे आप, ट्रांसलेशन कई के लोगों को बहुत ये भी नहीं रीजनल पता होगा, रीजनल वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं तुलसी वाले ट्रांसलेशन के, जिनमें काफ़ी और कुछ चेंज है। रामायण के फॉरेन वर्जन्स भी हैं, जिसमें एक जो थाई वर्जन है रामायण का, जी। उसमें हनुमान जी को ब्रह्मचारी नहीं दिखाया गया है, दिखाया गया है कि उनकी एक मरमेड थी, वाइफ थी, जिसका नाम सुवर्णमच्छा था, हम्म, जिससे उन्हें एक हाफ मरमेड और हाफ मंकी बेटा पैदा हुआ, मच्छानु। और इसी का तो एक ये इन्फॉर्मेशन अगर हम पब्लिक में ले जाकर बोल दें तो बहुत मार पड़ेगी। बहुत लेकिन ज़्यादा। अब ये आप एक कोई गूगल सर्च कर लीजिए सुवर्णमच्छा और मच्छानु के नाम से, तो आपको तुरंत दिख जाएगा। तो नहीं, रामायण में फिर गूगल भी सर्च ये थीम करने के लगाई गई है। गूगल सर्च करने के लिए मत बोलिए, लोग ऐसे ही जाते हैं, कुछ भी सर्च कर लेते हैं, कुछ भी पता चल जाता है, उसके बाद लड़ाई करने चले आते हैं। क्या फ़ायदा होता है भाई इससे? अरे मेरे पास एक बहुत बड़ा बम है गिराने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा फिर नाटक हो जाएगा उस पर। अरे, बम्स इन माई पॉकेट आर प्लेंटी एज ग्रेन्स ऑफ सैंड बट देर इज ओनली वन ट्रू किंग राम। आइए चलिए उनकी बात करते हैं। तो चलिए, एक चलो बाद में मैं बताऊंगा, खैर। नहीं नहीं, बहुत गिराना चुल चाहे लगी आप मुझे, अभी अभी याद आया। गिरा दीजिए, गिरा दीजिए। एक रामायण में मेरे ख्याल से कोई साउथ ईस्ट एशियन रामायण का ही वर्जन है। जी। ये रीजनिंग दी गई है कि जैसे बाकी जगह दिया गया था कि रावण को तब तक नहीं मार सकते जब तक कि अमृत का कलश उसके पेट में है, वो न नष्ट हो जाए। जी। एक वर्जन में ये दिया गया है कि रावण को तब तक नहीं मारा जा सकता था, रावण को बचा रहा था मंदोदरी का सतीत्व। हम्म। कि जो मंदोदरी अपने पूरे तन मन धन से पतिव्रता औरत थी, सती थी एकदम, तो उसका जो रावण के प्रति पूरा सतीत्व था, वो वो बेसिकली, रावण की हाँ, रक्षा कर रहा था। रावण का कवच बन के आया हुआ था। तो जब तक वो ना खत्म किया जाता तब तक उसका कुछ ना हो सकता था। एंड तो एक एवरीबडी वर्जन नोज में तो देर इज यहाँ तक लिखा गया है ओनली कि, वन डैम वे टू एंड दैट शिट। हाँ, तो वो किया गया, और वो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जो भी राइटर था उसको पता नहीं क्या सूझी, जी, उसने उसने हनुमान जी का चयन किया वेल वेल कि वेल हनुमान जी जाते हैं रावण का रूप धर के, और फिर जो होना हुआ होता है। इसको एंड द कोस्ट इसको इज क्लियर्ड। इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में हिंचिक पड़ाका भी बोला जाता है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको। शाउट आउट टू एनीबडी हु रिकॉग्नाइजेस दैट पर्टिकुलर फ्रेज। खैर, बहरहाल, बहरहाल, तो हम लोग क्या बोलने वाले थे? भाई, वो हिंचक पड़ाका वाला गुड जो वर्सेस फ्रेज इविल। आता है ना, मेरा दिमाग वाइप हो जाता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो हम लोग गुड वर्सेस इविल के थीम की बात कर रहे थे। तो रामायण में हम्म, इट्स फकिंग इजी। राक्षस बैड, ब्लैक एंड वाइट है पूरा। ह्यूमन गुड, है ना? एंड एनी गॉड गुड, राक्षस बैड। है ना? नाइस, वेरी नाइस। हम्म। अब आते हैं महाभारत की तरफ, इसमें गुड और बैड को अलग करके देखते हैं। और गुड और बैड को अलग करना महाभारत में एक बहुत मुश्किल काम है। अब आप एक हैशटैग में से नीडल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ गुड बैड को बहुत अच्छे से अलग नहीं कर सकते। मतलब, अब आप ऐसा समझिए कि किसी ने दो प्रकार के आटे मिला दिए हों, मकई का आटा और गेहूं का आटा। अब आप कैसे अलग करिएगा? अरे आप आटे, हटा गया माँ चुदा ने, आप समझ लीजिए कि किसी ने भरी आंधी में शाम की पात दिया, अब आप उस पात को वापस लाइए। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों तरफ, जैसा मैंने बोला कि हर आदमी से कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब आप अगर बोलोगे नहीं, युधिष्ठिर तो वो थे, क्या बोलते हैं, धर्मराज, धर्मराज बोलते हैं ना? तो हाँ, आई एम प्रिटी श्योर कि गैम्बलिंग में अपनी बीवी को दांव पे लगा लेना किसी भी एंगल से धर्म की किसी डेफिनेशन को नहीं फिट करता। एंड एट द सेम टाइम, अगर आप बीवी को दांव पे लगा देना और गैम्बलिंग की आदत ही होना, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी समय पे जी, गैम्बलिंग को बहुत अच्छी आदत नहीं माना गया है। और बिल्कुल। गैम्बलिंग के साथ एक बहुत, मतलब लोग ध्यान नहीं देते हैं कि गैम्बलिंग के साथ हर कल्चर में नशा एसोसिएटेड है, और ये काफी हेविली इम्प्लाइड है कि नशा एसोसिएटेड हो सकता है, उस समय भी रहा हो जब ये युद्ध क्रीड़ा की गई थी पूरी की पूरी महाभारत वाली, लेकिन उसके ऊपर बड़ा मतलब कंफर्टेबली ग्लॉस ओवर कंफर्टेबली ग्लॉस ओवर तो लोग कर ही कर दिया देते जाता है। हैं, बहुत इजीली ग्लॉस ओवर कर देते हैं। खैर, तो एट द सेम टाइम अगर दुर्योधन के बारे में हम बात करें, तो उसको तो सब लोग बहुत ख़राब आदमी बोल देते हैं इमीडिएटली कि अरे, इससे वाहियात आदमी कोई हो नहीं सकता। लेकिन उसको बहुत ही क्लियरली एक सुपीरियर फोर्स के अगेंस्ट अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था, जो कि पांडवों की फोर्स थी। उसको बहुत क्लियरली पता था कि नहीं, हम 100 भाई भले हैं लेकिन हम आउटमैच्ड हैं यहाँ पर।
हमारे जीत का कोई वो नहीं है, इनका तेज हमसे ज़्यादा है, इनका हर चीज़ हमसे ज़्यादा है। मैं अकेला इनके कंपैरिजन में हूँ, पांचों के बराबर नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपने फैमिली के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेरा बाप राजा है, मुझे भी राजा बनना है। और टेक्निकली स्पीकिंग पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही राजा बनने योग्य नहीं थे। एक को पी लिया था, लेट्स जस्ट कोट एंड कोट पी लिया था, और दूसरा अंधा था। बोथ वर फिजिकली नॉट फिट टू बी किंग। बट क्योंकि पांडु वॉज, लेट्स जस्ट से कि लेस इनकैपेसिटेटेड, ही बिकेम किंग। इट्स नॉट लाइक कि पावर लेवल में उनका और धृतराष्ट्र में मतलब कोई बहुत अंतर था। धृतराष्ट्र वॉज वेरी पावरफुल इन हिज ओन राइट, बट क्योंकि वो लेस डिसेबल्ड थे पांडु, इसीलिए उनको राजा बना दिया गया। पता ये भी था कि वो भी जल्दी मर जाएंगे। तो कहने का मतलब है, और बड़े बेटे एनीवे धृतराष्ट्र थे, तो हमेशा वहाँ सक्सेशन थोड़ा एम्बिग्यूअस था। और दुर्योधन डिड द बेस्ट ही कुड डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज फैमिली। और अगर आपको पता हो, याद है वो एग्जाम्पल मैंने आपको कम से कम 75 बार कोट किया होगा, कि अर्जुन ने एक बार उनको किसी यक्ष से बचा लिया था। तो उन्होंने बोला था अर्जुन से कि बेटे जो चाहिए तुमको तुम ले जाओ, तुम्हारी ये मौज करा दूंगा। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, ये जो तुम आपका वरदान है मैं याद रखूंगा। तो एक बार मुझे लगा तीसरे दिन दुर्योधन पहुंचे भीष्म पितामह के पास, बोले कि पितामह आप बहुत लाइट खेल रहे हो उन लोगों के साथ, आप मारो इनको, ख़त्म करो आप, मतलब उनको खूब चढ़ा दिया। तो पितामह बोले ठीक है। पितामह ने 5 बाण मंत्र से सिद्ध करके रख दिए, बोले कि कल इन 5 बाणों से मैं सत्यानाश कर दूंगा इन लोगों का। निपटा दूंगा पूरा। हाँ, मोर और लेस निपटा दूंगा। कृष्ण जी को इसकी हवा लगी अपनी गुप्तचरों से, पहुंचे अर्जुन के पास, अर्जुन से बोले बेटे कल तुम्हारी मौज हो जाएगी, आओ चलो। तो कृष्ण जी उसको लेके गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन से उसने पूछा, दुर्योधन ने अर्जुन से कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो अर्जुन ने उस वरदान का स्मरण कराया। अब दुर्योधन जी बोलते क्या हैं कि अच्छा तुम्हें वो वरदान चाहिए, ठीक है तो रुको फिर मैं अभी अनाउंसमेंट करता हूँ, बोलता हूँ कि वॉर ख़त्म करो। और उसने अनआयरॉनिकली बोला था, अरे मतलब हाँ लिटरली अनआयरॉनिकली बोला था उसने, ऐसा नहीं बोला था, उसने सिंसियरली बोला था कि मैं अभी अनाउंसमेंट हम्म। करता हूँ, वॉर ख़त्म करता हूँ और तुमको किंग क्राउन कर देता हूँ, ठीक है, हम्म। और उसके बाद मैं वनवास चला जाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा। तो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं भ्राताश्री, इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ आपके कपड़े चाहिए जिससे मैं जाके वो वहाँ चोरी करके ला सकूँ। अब सोचो, अर्जुन जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, वो लिटरली ऐसा चोटाई काम कर रहा वहाँ है। चोरी करने पहुंचे थे। और दुर्योधन जो वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर्स है महाभारत का, उसने लिटरली बोला कि आई एम रेडी टू एंड द वॉर एंड क्राउन यू किंग, बिकॉज उसकी मॉरल अपनी इंटेग्रिटी बात थी। रखने के जी, लिए। उसकी मॉरल इंटेग्रिटी थी। वो अपने धर्म पे पीछे नहीं हटा किसी भी पे। उसने अपने ऐसा भाई उसको वरदान दिया था, तो उस धर्म पे भी वो पीछे हटने के लिए नहीं तैयार था। और अगर आपको याद हो तो जब धृतराष्ट्र नहीं, दशरथ ने जब अपने वरदान को दिया हम्म। था, तो उस वरदान को देने का उन पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा था, क्या उन्होंने 70 बार सोचा था, 8 बार बेहोश हुए थे उसको देने से पहले। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन वॉज अ बैड गाय, देन नो, दुर्योधन वॉज नॉट रियली अ वेरी बैड गाय। दुर्योधन में प्रॉब्लम्स थी, बट देन अगेन ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ब्लैक। तो इसीलिए महाभारत में कभी भी बुरे लोगों को और अच्छे लोगों को आप अलग नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई। कौन था कमेंट सेक्शन में बोला था पिछले वीडियो के कर्ण के ऊपर डिस्कस करने को? स्वप्निल बिवारी थे भाई साहब। कर्ण के ब्लैक शेड्स अगर स्वप्निल बिवारी जी। कर्ण के हम लोग डार्क शेड्स डिस्कस करने लगेंगे तो स्वप्निल बिवारी जी को बहुत हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि आजकल कर्ण को एकदम ट्रैजिक हीरो की तरह पेंट कर दिया गया है। जबरदस्ती ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, कर्ण was not even among the top 10 good hearted characters of Mahabharata. Yes, he was a very good hearted Very character. easily. He was a very good hearted character, but not even top 10. हम्म। खैर, नंबर 3 विल शॉक यू, बोलना जरूरी था भाई। खैर, तो हाँ। इसीलिए हम लोग गुड वर्सेस इविल जब कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग रामायण में तो इजीली बोल सकते हैं ओके राक्षस इविल। बट अगर आप महाभारत के इविल को क्वांटिफाई करिए, तो महाभारत के इविल इज बेसिकली क्रैक्स इन द पीपल दमसेल्व्स। और ये सारे क्रैक्स मिलके एक बहुत बड़ा सा चैज़म बना लेते हैं उस पूरी स्टोरी के दौरान। तो हर आदमी की पर्सनल शॉर्ट कमिंग्स को हम लोग एज इविल कैटेगराइज कर सकते हैं महाभारत में। और बहुत सारा इविल एविडेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भीष्म प्रतिज्ञा जो थी, बहुत ग्लोरीफाइड, बहुत ग्लोरीफाइड, बट एट इट्स कोर इट वॉज समथिंग दैट लेड टू मच इविल। समझ रहे हैं भाई साहब, जिंदा एक है? चीज ये भी आ जाती है ना कि लार्जर आप इसमें अगर देखिए जी।
तो इसमें जो युगों के अंदर मतलब धर्म की कह सकते हैं कि कम होता चला जाता है लगातार, हाँ, ये तो होता है। वो भी एक रनिंग थीम है। नहीं, वो तो रनिंग थीम है, वो तो हमेशा से कहा जाता था कि और उसको काफी मिसअंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो इविल का सामना करना पड़ा था इन सबको, सपोजिटली गुड गाइस को महाभारत में, जी, वो त्रेता से ज्यादा बड़ा इविल था भाई। आप अगर ऐसे देखें तो त्रेता में तो राक्षस थे, इविल इनकारनेट थे वो सब जी। नहीं, तो नहीं, उनसे बड़ा नहीं इविल थे। कैसे ही हो सकते हैं, यही लेकिन यही तो बात है, त्रेता में वही राक्षस बात इविल है। नहीं थे। त्रेता में राक्षस इविल नहीं थे। त्रेता में लोगों की, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि पर्सनल फ्लॉज जो थे वो एक्चुअल इविल थे। इविल वाज विद इन, नॉट नॉट क्वांटिफाइबल, एंड यही त्रेता का सबसे मसालेदार पार्ट है। और आप ये इमेजिन करिए कि कलयुग में यही प्रॉब्लम बहुत कंपाउंड हो जाती है। हम लोग बहुत साधु बन के यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी बहुत हरामी हैं अलग अलग तरीके से, हमारे अंदर भी पर्सनल 70 फ्लॉज हैं। तो कहने का मतलब है, कमेंट सेक्शन में लोग बता दें। ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम्म, तो कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि कलयुग आते आते, ऑब्वियसली लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सतयुग। सतयुग में ऐसा समय था कि लोगों के पर्सनल फ्लॉज ज़ीरो थे, और उनका धर्म जो था उस समय के काल धर्म के साथ कंप्लीटली अलाइन करता था। फिर हम्म, आया अगला युग, सतयुग, द्वापर त्रेता, युग नहीं, त्रेता, त्रेता। त्रेता युग। त्रेता युग की कहानी है रामायण। त्रेता युग में ऐसा हुआ कि लोगों का पर्सनल धर्म तो फिर भी अनटच्ड था, वो हमेशा परफेक्ट बिहेवियर करते थे, बट उनका जो धर्म था वो उनके काल के धर्म से थोड़ा सा मिसअलाइन हो गया था, लेट्स से। तो एक दूसरे के धर्म को काटना शुरू कर दिया था उसने। दो लोगों का धर्म जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसी की कहानी रामायण है। फिर आते हैं महाभारत में। महाभारत में बहुत लोगों का धर्म बहुत मिसअलाइन हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बहुत कोशिश की कि मतलब कि सब कुछ सस्टेनेबल हम लोग चलाते रहें। बट एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़े थोड़े वेरिएंस हर आदमी के धर्म में दे क्रिएटेड अ रिपल इफेक्ट, और एंड में बहुत बड़ी लहर बन गई जिसने पूरे भारतवर्ष को डुबो दिया। और कल युग में तो हम लोग को एग्जाम्पल देने की भी ज़रूरत नहीं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो दिख ही रहा है आसपास। पर्सनल लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो फ्लॉज हो, ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। हलवा बन चुका है एकदम पर्सनल धर्म का। है ना? और पर्सनल धर्म, फिर आप काल धर्म भी नहीं निभा रहे हो आप। क्या तो बोला जाए, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, भाड़ को लिया हमने। कोई धर्म नहीं निभा रहा आदमी। तो वही है कि अब इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो गुड और इविल का कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो महाभारत में लेट्स जस्ट से कि हर आदमी में डी इविल था, और जब उन सारे डी इविल को इंटीग्रेट कर दीजिए तो एक्चुअल इविल निकल के आता है। एंड एक्चुअल इविल इज, लेट्स जस्ट से कि मतलब समझ रहे हैं, उसको कूट के मिला दिया गया है महाभारत की कहानी में। रामायण में उसको समझ रहे, महाभारत इज लाइक पिसा मसाला, रामायण इज लाइक खड़ा मसाला। एम आई रॉन्ग? कलयुग क्या है भाई? कलयुग, कलयुग की कोई कहानी हम लोग ने, चटनी। कलयुग चटनी, चटनी नहीं है भाई। कलयुग वो चटनी है जो समोसे के आलू में मिली हुई है। तो आप चटनी के बारे में भूल ही जाइए। तो कलयुग को हटाते हैं, तो इविल वर्सेस इविल लेट्स जस्ट डिस्कस। तो रामायण का जो इविल था रावण, अब आप देखिए, चैड एस फूड। ठीक है, चैड एस वक्त तो था, लेकिन उसका इविल कैसे कैसे मैनिफेस्ट करता था। उसने सीता का हरण कर लिया, उसने ऋषियों का खून पी लिया, उसने उसने बाकी लोगों से पैसा खींच खींच के अपने लंका को रिच कर दिया। रावण के बहुत ढेर सारे फ्लॉज थे, रावण बहुत अभिमानी अहंकारी आदमी था, उसके सामने किसी की एक चलती नहीं वर्जन थी। में उसने एक औरत का रेप भी किया है। आई थिंक ये वन ऑफ द इंडियन वर्जन है। वेदावत, हाँ हाँ, हाँ, वेदावती वाला वेदावती पूरा वाली। नहीं सुना किस्सा। सुने सुने सुने। तो हम्म, ये वन ऑफ द इंडियन इंडियन वर्जन है, मुझे याद है, लेकिन ये आई थिंक वाल्मीकि वाले में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं था। न, क्रेडिबल नहीं है। हाँ। बट एनीवे, तो पॉइंट बीइंग कि रावण के जो कुकर्म है ना उनको बहुत ही पब्लिकली दिखाया गया था। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ कैरेक्टर मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे के सारे कुकर्म कोई मतलब बहुत ख़राब कुकर्म नहीं थे। जैसे जैसे मैंने बोला, भले मतलब उनको थोड़ा सा ट्विस्टेड लॉजिक लगता है जस्टिफाई करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ हिज स्टफ यू कैन जस्ट गो अहेड एंड जस्टिफाई। ये ट्विस्टेड लॉजिक आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं ना, जो ट्विस्टेड लॉजिक एक बहुत ही लेट मिडिवल किंग के ऊपर लगाया जाता है, हुज नेम राइज विद डोरंगडेब। झरंग झेब। ये बताने की, जी जी, कि जो भी उसने किया वो उस टाइम की पॉलिसी थी, उस टाइम पे ऐसा ही होता था।
होता ही था, सारे राजा करते थे तो इसलिए उसने भी कर दिया। अगर आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर आप रावण को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए तो ज़्यादा ही ट्विस्टेड लॉजिक लगाना पड़ता है, प्लस आंखें भी बंद करनी पड़ती हैं ना। रावण को आप आंखें खोल के भी जस्टिफाई कर सकते हो कई चीज़ों में, कि नहीं जस्ट बिकॉज कि वो सुपीरियर था तो वो सुपीरियर था, बट जो उसे सही लगा उसने किया। किया। अब देर वॉज अपने नो, देश के प्रति वो वफादार था। बिल्कुल था। और जस्ट बिकॉज कि देर वॉज नो अदर इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी जो रावण को इंटेलेक्चुअल लेवल पे चैलेंज कर पाती, तो हिज वर्ड वॉज बेसिकली लॉ। उसने बोला ये सही है, ये धर्म है तो है, फिर कोई उसमें उसके साथ और अगर तीन पाँच नहीं कर आप सकता था। अगर रावण की सारी गलतियां ही अगर निकालना शुरू कर दें, हम्म। प्री रामायण जिसके लिए कहा जाए कि नहीं, बेसिकली रावण कल्मिनेशन पॉइंट था ईविल का त्रेता युग, फिर इसको दबाने के लिए भगवान को आना पड़ा। जी तो अगर हम उसको कहा जाए तो रामायण की स्टार्टिंग से पहले ही बहुत खराब आदमी था। बिल्कुल, क्योंकि तो अगर एस्टैब्लिश हम तो उसी को इन्यूमरेट करना शुरू कर दें तो ईसा उसने क्या खराब कर दिया, देवताओं को भगा दिया देवलोक से। अबे ओ सुन भाई भोसड़ी के, ये जो क्या? तुम भोसड़ी के वो कर रहे हो ना, वाइट वॉशिंग महादर चोद रावण की, मेरे महादेव का बहन हाँ चोद उनने महल ले लिया था महादर चोद ने। याद है कि नहीं वाली कहानी? हाँ, तो फिर उसके बाद तांडव किसने लिखा था? तांडव भी उसी ने लिखा था ऐसा कहा जाता है, बट हिस्टोरिकली लेट्स जस्ट से इट कैन नॉट बी कॉन्क्रीटली प्रूवन। बट लेट्स, हाँ ठीक है मान लेते हैं उसी ने लिखा था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सोचो उसको बेटी चोद को गृह प्रवेश करने के लिए महादेव ने बुलाया था, बहन के लंडन ने दान में बहन चोद महल ही मांग लिया महादर चोद ने। और which in fact is not another credible story. which is not, of course it's not a credible story, but being the chef person under propaganda that I am, I will believe this shit just to एक क्रेडिबल स्टोरी तो अगर आप इसको मान रहे हैं तो आप क्रेडिबल स्टोरी वो भी मानिए विष्णु कि पुराण जब को रावण खुद आप आया था। कोट मत कीजिएगा मेरे सामने विष्णु पुराण को, आप आपको मैं डस जब लूंगा। रावण खुद आया था वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना पूजा करवाने, जी और वरदान, और जब दक्षिणा मांगी गई तो उसने बोला कि जब मेरे आप मतलब मेरा वध अपने हाथी से करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सी ऐसी और टैंजेंशियल कहानियां भी आशीर्वाद हैं। मांगने पे लंका विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया था भगवान को उसी टाइम पे। और देखिए वही तांडव वाली बात है कहानी कि भी बहुत अल्टीमेट थी। चंद्रहास का पूरा लेजेंड ही वहीं से हम्म आता है, जिसके बारे में हमने एक कविता पढ़ी थी अगर आपको याद हो शुरुआत में। वो कविता उस तलवार के बारे हम्म, में थी। तो अभी अगर आप, लिखी किसने? लिखी जिसने थी उसका देहांत हो चुका है भाई साहब। अरे भोसड़ी वाले, ऊपर वाले से डर भोसड़ी वाले। डरते वो है ना जो झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है वो वाली मरकंड पोयम भी बोल दो, काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का। यस एग्जैक्टली। ना, एंड द पॉइंट हियर इज कि अगर आपने मार्कंडेय जी के बारे में सुना हो, तो यू नो दैट दैट चीजी एज पोएम इज ऑल्सो ट्रू। 16 साल की उनको क्या? वो थी जीने की, मार्कंडेय जी को। 16वें साल के एंड में अपनी माता जी को रोते हुए देखे, पूछे क्या हुआ, बोले कि आज तुम मरने वाले हो। बोले लेमाओ नॉट टुडे। नॉट टुडे। और उसके बाद क्या हुआ, गए शिवलिंग की स्थापना की, पूजा करने लगे। और जब यमराज आए उनको पकड़ने के लिए, तो यमराज को, यमराज मीट यमराज वाला मोमेंट हो गया उनके साथ। बट एनीवे यमराज बीच में उसमें भी देखिए एक बड़ा मतलब कंसिस्टेंसी फ्लॉ है, यमराज के पास भी बहुत टाइम है, मतलब बहुत बड़े देवता हैं। अपने नॉर्मली दूत भेजते हैं, वो खुद चल थोड़ी आएंगे, अरे उनको पता था ना ग्रेविटी ऐसे ऑफ ही द सिचुएशन। रैंडमली उठ के चले आए। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन पता होती कि क्या होने वाला तो है ना तो आते, फोरसाइट वही देवताएं इतनी होती, तो ना ना आते। ही आते। किसी अंडरलिंग को बोलते हाँ भाई तुम बड़े दिन से मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, जाओ 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 लेके आओ और बोनस मिलेगा। बोनस से। चित्रगुप्त तो देखते अपने अपने लेजर में बोलते हैं ये तो चूतिया बना रहे हैं, इसने तो अच्छे से काम नहीं किया है। धर्मराज बोलते एग्जैक्टली। अंडर 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 परफॉर्मिंग आदमी का पूरा साफ कर दिया। नेवर माइंड। तो हम लोग इस टैंजेंट से वापस हट के आते हैं रावण के ऊपर, ठीक है। ये बहुत भयंकर टैंजेंट हो गई थी माधर चोद, छोड़ो। तो कहने का मतलब है कि रावण ने और भी बहुत खराब काम किए। रावण पहुंचे माउंट कैलाश, सोचे कि हम तो महादेव को उठा लेंगे, महादेव को उन्होंने उठा लिया, महादेव ने अपने अंगूठे तले दबा दिया उनको, विच इज़ वेरी सैड। अंगूठा भी गया, पैर की पिंकी फिंगर पे दबाया था। अरे उन्होंने माउंटेन को ही पुश कर दिया था उसके ऊपर। तो द पॉइंट वही पॉइंट मतलब बीइंग हल्का कि सा। देखो रावण वॉज अ कॉकी मदर फकर, ठीक है। हम्म, एंड एज हैपेंस विद कॉकी मदर फकर्स, ये बहुत फेमस लाइन है। फर्स्ट यू गेट उन्हें कॉकी, कॉक ब्लॉक कर दिया नहीं, जाता है। फर्स्ट यू गेट कॉकी देन यू गेट द कॉक। समझ रहे हो क्या हुआ?
स्ट्रोक आ गया क्या भाई सुन के? नहीं नहीं, आखिरी बार ये मैंने बड़ी अजीब वेबसाइट पे बात सुनी थी, यहीं याद करना चाहिए, धर्म की बात हो रही, चलो आगे चलो। आगे बढ़ते हैं इट तो राइम्स विद डॉन डब। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। तो चलिए चलिए। तो वही कह रहे थे कि रावण ने एट द एंड ऑफ द डे हमेशा दिखाया कि मैं बहुत बहुत केपेबल हूँ, था भी केपेबल, बट वेन एवर ही ट्राई टू फक विद समबडी अबव हिज लेवल, ही गॉट फक्ड। बहुत और बुरी तरीके से। और ये हमेशा टाइम एंड टाइम अगेन होता रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन जस्ट से कि रावण का सबसे बड़ा जो फ्लॉ था ना, वो उसका अपना अहंकार था। और अहंकार के अलावा अगर आप कोई कॉन्क्रीट फ्लॉ रावण का पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे पूरी स्टोरी में भी, यू विल बी वेरी हार्ड प्रेस्ड। तो ये तो है। इन द एंड वी कैन जस्ट से कि त्रेता युग का जो सबसे इविल पर्सन था, उसकी सबसे घटिया क्वालिटी थी अहंकार। विच साउंड्स, मतलब समझ रहे हैं कितना वाटर डाउन साउंड कर रहा है नॉट आप सो बैड, मतलब नहीं वो नहीं, बड़ा आप एंटी कलयुग, क्लाइमैक्टिक है। नहीं नहीं, आप कलयुग में बैठे हो, ये भी तो सोचो। आपके पास उसकी हम्म। कंट्रास्ट के लिए बहुत सारा मटेरियल है। अरे ममता दीदी को ही देख लो। ममता दीदी को क्यों देख लें भाई? नहीं देखना ऐसे हमको ही ममता दीदी, एग्जांपल दे रहे नहीं देखना हमको ममता दीदी को। हैं। यार ये भी देखने लायक नहीं। ममता दीदी का मास्टर्स डिग्री किस चीज़ में जाके आप लोग जरूर देखिएगा। खैर, हाँ प्लीज। प्लीज़। तो ममता दीदी की वहाँ की छूत, आगे बढ़ते हैं। हम वापस इस पे अब हम लोग डिस्टिल करने की कोशिश करते हैं कि द्वापर युग का अल्टीमेट ईवल क्या था। तो त्रेता युग का अल्टीमेट ईवल था अहंकार। द्वापर युग का आपको क्या लगता है अल्टीमेट ईवल क्या था? ऑप्शन दो भाई। ऑप्शन क्यों दे भाई, आप भी बहुत लिटरेरी एनालिसिस के चौधे बनते हैं, ठीक है। मैं तो हम्म, हिंदी लिटरेचर का भगवान हूँ, ऐसा भी आपने दो चार बार नहीं कहा है, मैं बना के बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मौका मिलता तो आप कह देते। तो आप करिए आज त्रेता नहीं। युग का एनालिसिस। हाँ, हम साथ देंगे आपका। त्रेता युग का तो हो ही चुका है पूरा। अरे माफ़ कीजिए, द्वापर युग का आप ईवल एनालिसिस कीजिए कि क्या था एग्जैक्टली द्वापर युग का ईवल। मैंने अपने टर्म्स में ऐसा बोला था कि पर्सनल फ्लॉज को क्रैक्स मान ले, तो वो क्रैक्स मिल के एक बहुत बड़ा चैज़म बना दिए थे। भाई देखिए, द्वापर युग का जो अपने आप में सबसे बड़ा इविल, जी। वो जो एक रनिंग थीम हमारी फिर से युगों वाली आ जाती है जी। कि एक एक आदमी के बुरे होने के कारण मेजरली मतलब युगों में बहुत डैमेज हो जाता था, ठीक। जी। द्वापर में ये दिखाया गया है कि लोग इन जनरल ही इतना ज्यादा मतलब चोट भांगड़ा मचा चुके हैं जी। कि अब प्रॉब्लम इविल इन जनरल से है, जो कि गीता के सेंट्रल मैसेजेस में से एक है प्लीज़, कि प्लीज़। अब गेम बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं अब गेम सिर्फ मैं आपको यहाँ तक नहीं रह गया है अपना कि। इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, आप मुझे हाँ बताओ। उसमें गलतियाँ आप पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो हाँ अगर, उतना टाइम हमारे पास है नहीं बाय द वे। अरे बहुत टाइम है, अभी तो 40 ही मिनट हुआ है भाई साहब, अभी तो कितना, अभी अरे अभी अरे अरे। 15 मिनट है हमारे पास। 15 मिनट में मैं क्या क्या कर लेता हूँ, अब बात कर रहे हैं। 15 मिनट पढ़ के मैंने 50 एग्ज़ाम दिए जिनमें 90% नंबर लाया हूँ मैं। खैर, अरे क्या ही बोलिए। तो मैं बोल रहा था कि द्वापर युग के अगर आप थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर्स में घुस के देखें, तो हम्म। वो लोग अपने आप को बाकियों के आगे रखते थे। समझ रहे हैं? हम्म। कोई भी कैरेक्टर जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आप मानते हो, वो हमेशा अपने पर्सनल गेन्स को जनरल धर्म या जनरल गेन से ज़्यादा हम्म। प्रायोरिटाइज करता था। अच्छा। एंड दिस इज नॉट नेसेसरली ड्यू टू पर्सनल लाइक सेल्फ इंटरेस्ट प्रिजर्वेशन। समझ रहे हैं? अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हम्म। प्रिजर्व करने के लिए नेसेसरी नहीं था। बट लेट्स जस्ट कम बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ भीष्म। भीष्म ने क्या किया था? अपने पर्सनल लेवल पे अपने फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए एक प्रतिज्ञा ले ली थी, ठीक है, हम्म। सेलिबसी की। जबकि वो राइटफुल किंग था हम्म। हर तरीके से, उसने प्रतिज्ञा ले ली। हम्म। अब उसने इमीडिएटली अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, अपनी माँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अपने बाप की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अपनी बट सौतेली बात प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट व्हाट ही क्रिएटेड इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वाज अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट सर्व किया अपने लैंड का ग्रेटर इंटरेस्ट सर्व करने के ओवर। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और यही थीम मैं देखता हूं कि हर एक कैरेक्टर के साथ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो
अब हम आते वो हैं जनरेशनल प्रॉब्लम हो जाती है एक पॉइंट पे जाके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं कि कोई भी इससे छूता है, कर्ण इससे बहुत छूते हैं। कर्ण थे सूत पुत्र, कायदे से तो वो सूत मतलब ऑब्वियसली इनिशियली नहीं थे, ठीक है, लेकिन हमारे हम्म। यहाँ भारत में अगर आप ऐसा सोचें तो डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। अगर अगर हम्म। उनकी बर्थ की कोई सरकमस्टेंस थी तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी डेस्टिनी वही रही हो। उन्होंने अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी बनाई हुई है। उन्होंने हम्म। लिटरली कर्म करके अपने आप को अंगराज बनाया था। तो खैर पॉइंट इज कि उनका धर्म था कि सूत के पुत्र हैं वो भी सूत बन जाते, वन ऑफ द टॉप 10 एनिमे चैरियटियर्स ऑफ ऑल टाइम बन सकते थे इजीली। उनका आखिरकार धृतराष्ट्र का उनके वही चलाते थे, धृतराष्ट्र का चैरियट उनके पिताजी। हम्म। उनकी वो अगर अपने धर्म का पालन करते एज अ सूत पुत्र तो उनके एंड से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होता। बट उन्होंने क्या बोला, फक दिस धर्म, मैं दूसरे धर्म का पालन करूंगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब एट दैट और पॉइंट इन उन्हें ये टाइम। भी पता था कि उनका वो धर्म चुनने के कारण बहुत जी, ज्यादा नाटक हो जाएगा। नहीं नहीं जैसे नहीं। कि एक वो पोयम पढ़ी है आपने, रश्मि रथी? रश्मि रथी पढ़ी है भाई, टॉप 10 एनिमे पोएम्स ऑफ ऑल वो टाइम। वो उसमें एक लाइन नहीं याद है जो कर्ण कृष्ण संवाद में बोलता है कर्ण कृष्ण जी से, क्या बोलता? ये सच है मेरे ही दम पर बांधा है उसने महासमर, जी दुर्योधन के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी मतलब आर्टिस्टिक मतलब इंटरप्रिटेशन है महाभारत का, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से पॉइंट दिखाता है कि कर्ण को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसका सपोर्ट नहीं होगा तो तो 90% चांस होती कि इतनी आसानी से ना उठा पाता वो और कर्ण ने कर्ण दुर्योधन को, पूरा का पूरा लड़ाई। कर्ण ने दुर्योधन को जितना मॉरल सपोर्ट दिया था ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज़ों में से एक है महाभारत के। मतलब हम्म। लिटरली उस कैरेक्टर जितना मॉरल सपोर्ट किसी ने किसी को नहीं दिया। एनीवे, पॉइंट बीइंग कि कर्ण कोई और भी धर्म चूज़ कर सकता था, उसने क्षत्रिय धर्म चूज़ किया, ठीक है, क्षत्रिय के भांति उसने बहुत धर्म निभाया। बट जस्ट टू मतलब जस्ट लाइक अ क्षत्रिय उसने मतलब जो भी करने की कोशिश की, लाइक द वे ही ट्राई टू रीच हिज एंड गोल वॉज नॉट विद गुड हम्म। मीन्स। उसने ऑनेस्ट मीन्स का प्रयोग नहीं किया। और यहीं फिर बात आती है, उसने अपने क्षत्रिय बनने के इंटरेस्ट को, द जनरल गुड ऑफ नॉट करप्टिंग द लैंड या नॉट करप्टिंग द जनरल धर्म या नॉट करप्टिंग हिज सराउंडिंग्स, उसने ही सेड फक इट, मुझे परशुराम जी से सीखना है, मैं उनसे बोल दूंगा मैं ब्राह्मण हूँ। उसका पूरा करियर हम्म। झूठ पे बना था। ऑफ कोर्स दैट केम टू बाइट हिम इन द एस, बट इफ ही डिड नॉट डू इट इन द फर्स्ट प्लेस इट वुड हैव नेवर कम बैक टू बाइट हिम इन द एस। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उसने, बाइटिंग इन दी एस की भी एक बहुत लंबी इसमें हिस्ट्री है महाभारत में, खैर। नहीं वो रिकरिंग थीम है महाभारत का, बाइटिंग इन द एस। हम्म। भीष्म की भीषण प्रज्ञा केम टू बाइट हिम इन द एस इन द फॉर्म ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। कर्ण का डिसीजन टू बिकम अ क्षत्रिय केम टू बाइट हिम इन द बैक फॉर टेकिंग बैड मीन्स टू बिकम अ क्षत्रिय केम टू बाइट हिम इन द बैक। सत्यावती का जो मन था कि नहीं मेरे ही डिसेंडेंट बने, तो डिसेंडेंट आपस में चाचर मचा दिए। सत्यवती का पर्सनल इंटरेस्ट केम टू बाइट हर एंटायर फकिंग क्लैन इन द एस। तो यही रनिंग हम्म। थीम है। तो मैं बोलूंगा कि सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द ग्रेटर गुड इज द ईविल ऑफ द्वापर युग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर इसमें कुछ संशोधन करना हो तो आप करिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मैं ये नहीं बोलता संशोधन कि नहीं, सही है एक प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास बहुत ग्राउंड है कवर करने के लिए। बहुत ज़्यादा, तो नहीं नहीं, तो एक ईवल बेसलाइन एस्टैब्लिश हो गई ना। हमारे फेवरेट पार्ट पे कब आएंगे हम लोग? हम लोग बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो जैसा मैं बोल रहा पावर था स्केलिंग। पावर्स तो हम लोग अभी 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 5 मिनट रुक जाइए। तो हमने पहले बेसिकली ईविल की बेसलाइन एस्टैब्लिश कर ली है, ठीक है। और हम्म। गुड को तो हम लोग ईविल बार या नॉट ईविल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। गुड गुड के हम्म। क्या है क्या नहीं है उसके डिटेल्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो दोनों हम्म। युगों के हमने ईविल को क्वांटिफाई कर दिया कि अच्छा इस युग में ये ईविल था, उस युग में वो ईविल था। अब आप इन हम्म। दोनों युग के ईविलों की नुआंस में अंतर देखिए। एक है सिंपली अहंकार, दूसरा है हम्म। अपना इंटरेस्ट ओवर द ग्रेटर गुड। देख रहे हैं नुआंस में अंतर, देख रहे हैं दोनों की। और बड़ी सिमिलरली अकल लगने लग जाती है दूसरे युग पे। दूसरे में, अब सोचिए तीसरे युग आते आते क्या हाल होता है आदमी का, दिख ही रहा है भाई, सोचना क्या है ना। है। अगर आप किसी को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सुनिए सुनिए, अगर आप किसी को हम्म। छक्का बोल दीजिए, ठीक है, जो कि काफी लोग होते हैं। नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज कि हम्म। अगर आप किसी को छक्का बोल दीजिए तो 70 लोग आपको कानून बताने आ जाएंगे कि अरे ऐसे कैसे बोल दे रहे हो, इसको डेरोगेटरी टर्म क्यों बना लिया है, बहुत दिक्कत है, ये है वो है। एट द सेम टाइम, छक्का होना भी प्राइड की बात होती है। हाँ अब यही मैं बोलने वाला था कि जो छक्का है ना एक्चुअली में
जो एक्चुअली में ट्रांसजेंडर है, उसके लिए ट्रांसजेंडर होना इज अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ही डज नॉट गिव अ फक, मतलब उसको वो है ट्रांसजेंडर तो है, वो है तो है। ही इज प्राउड ऑफ इट, खत्म बात। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन होगा ना तो ही विल नॉट टेक छक्का एज अ गाली, बट देन अगेन उसके लिए 70 लोग उसको गाली मान लेंगे। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इस छोटी सी एग्जाम्पल में कितनी अलग अलग थॉट प्रोसेसेस लोगों के इन्वॉल्व हैं। और फिर वही बात आती है एंड में कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना सही बात है, क्लाउट वाली बात है ना। इट्स और सबसे मज़े की बात मुझे ये लगती है, जैसे नहीं अगर मैं किसी को भुसड़ रंडी का चौदह बोल देता हूँ तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, किसी को रंडी का पिल्ला बोल देता हूँ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। क्वाइट अंडरस्टैंडेबली। अंडरस्टैंडेबली ठीक है, नहीं है। अब आप ये सोचिए कि गालियों को उनकी पावर कहाँ से आई है। भाई वो गाली वाला पॉडकास्ट अपनी अलग जगह है, अभी नहीं वो नहीं नहीं बहुत लंबे टेंजेंट पे जा रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, लंबा टेंजेंट नहीं है ये, टेंजेंट यहीं खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गालियों को पावर देते हैं लोग, और लोगों की सोच, हम्म, और लोगों का जो मतलब बेसिकली वो जिस तरह से अपने धर्म को इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट गिव्स ऑल ऑफ दिस मैलिस पावर। तो कलयुग का अगर मुझे एसेंस को डिस्टिल करना होगा तो मैं बोलूँगा कि कलयुग का जो इविल है वो सेल्फ इंटरेस्ट और अहंकार तो है ही, एंड एट द सेम टाइम आप खुद इविल को पावर दे रहे हो अपने धर्म से उसको एसोसिएट करके, या अपने धर्म से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में उसको मान के उसको आप एक पेडिस्टल पे बैठा दे रहे हो कि नहीं ये इविल है, जबकि आप उस अपने थोड़े से जनरल बिहेवियर से उस पूरी प्रॉब्लम को ही एलिमिनेट कर सकते हो, बट नहीं, आपने उस प्रॉब्लम को इकट्ठा किया और एक पेडिस्टल पे बैठा दिया। खैर, तो ये तीनों युग के इविल्स की बात हो गई। ये अब चुनावी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही एनालॉजी है, लेकिन ठीक है। अरे चुनावी पॉलिटिक्स की अम्मा का क्या। नहीं नहीं, बस 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 आगे हाँ चलिए। हाँ। तो पॉइंट हियर भी, कितनी बार मैं भी पॉइंट हियर बीइंग बोलना बंद कर देता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है अब, क्योंकि ये मैं कुछ ओवर यूज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं हम आपके ठीक है, द आपके पॉइंट फेवरेट हियर पार्ट, बीइंग, आपके फेवरेट पार्ट पे आते हैं अब हम। हमारे यहाँ दो फेवरेट पार्ट हैं, एक लाइक्स का, लाइक्स के साथ कंपैरिजन, और एक पावर स्केलिंग। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? आप एक काम करिए, आप एक सिक्का उछालिए। पहले चलिए लाइक्स फॉर लाइक्स करते हैं। चलिए लाइक्स फॉर लाइक्स करते हैं, बताइए। पहले करते हैं हीरोज की बात, हीरोज वर्सेस हीरोज। हीरोज वर्सेस हीरोज, आइए आइए। गोकू वुड किसके साथ फकिंग स्टार्ट स्मोक, करें? नहीं नहीं, ये गलत गलत, सॉरी, रॉन्ग पॉडकास्ट। रॉन्ग पॉडकास्ट रॉन्ग प्लीज। पॉडकास्ट, रॉन्ग पॉडकास्ट। हाँ, तो हम लोग हीरोज वर्सेस हीरोज शुरू करते हैं। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम जी को उठाते हैं इन द ब्लू कॉर्नर, क्योंकि रामायण के तो हीरो वही है ना। अनडाउटेडली नाम में ही रामायण में मतलब है, कम ऑन। अब आते हैं कठिन क्वेश्चन पे, महाभारत का हीरो कौन। महाभारत का हीरो कौन है? और मैंने आपको पहले ही बोला था हमारे आपके थोड़े विचार डिफरेंट हैं। आपने बोला कि राम जी क्योंकि विष्णु के अवतार हैं, एंड सिंस यू आर अ वैष्णव फक, आपने बोला कृष्ण जी को बनाते हैं। लेकिन कृष्ण जी की कहानी अलग है, वो महाभारत में साइड कैरेक्टर है, अपनी कहानी में मेन कैरेक्टर है। महाभारत में तो कृष्ण जी ने कोई ग्रेटर इविल को स्ले नहीं किया था। तो मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अर्जुन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ महाभारत। चलिए ठीक है। तो आइए अब गुड वर्सेस गुड किया जाए। राम जी वुड फकिंग स्मोक अर्जुन एनी डे, इन एनी फील्ड ऑफ हिज चॉइस। भाई एनी डे। गीता में खुद बोलते हैं, गीता में खुद बोलते हैं, कृष्ण जी में धनुर्धारियों में राम हूँ। उससे बड़ा मतलब मुंह पे डिस दे दिया अर्जुन को कि माय पास्ट लाइफ वुड फकिंग ऑब्लिटरेट यू। और अगर आपको पता हो ना पता हो, राम जी के पास कला थी कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, तो वो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से इक्वली प्रोफिशिएंट थे बो वील्ड करने में। मल्टीपल टारगेट्स को सेम एरो से, सॉरी, मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल एरोज से एक बो ट्वैंग में हिट कर सकते थे दोनों हाथों से। त्रेता युग तक ये कला लूज हो गई थी, और सिर्फ कर्ण एक ऐसा धनुर्धारी था जो कि मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता था, बट ओनली फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ से नहीं कर सकता था। एंड अर्जुन कुड नॉट डू इट। अर्जुन लाइक अ बिच ही हैड टू रिलाई ऑन डिवाइन वेपन्स लाइक हिज फकिंग डिवाइन बो विच कुड फायर 12 एरोज एट द सेम टाइम। तो उसको एक ही बार एम लेना पड़ता था, लेकिन उसके 12 एरोज निकलती थी, तो वो ही कैड मोर और लेस मैच लाइक अ फिल्थी हैकर। पॉइंट टू राम। वो सब कुछ। एनीवे, तो अब अच्छा, एक और रीज़न था मेरा कि अर्जुन को मैंने क्यों पिक मसल किया। पे आते हैं, चलिए। मसल छोड़िए, अभी आप अर्जुन के थीमेटिक उस पर आइए ना। अर्जुन, एज फार एज आई एम कंसर्न, इज वन ऑफ द लीस्ट फ्लॉड कैरेक्टर्स इन द एंटायर महाभारत।
भाई आप गिनाइए अर्जुन के फ्लॉज मुझे। भाई देखो, वो है सूझ तो नहीं रहा है। सूझ नहीं रहा है ना। अब ये दैट इज द एंटायर फकिंग पॉइंट। अर्जुन का जो इकलौता फ्लॉ आप गिना सकते हो ना, वो ये गिना सकते हो कि प्राइड है। नहीं, जब मौका आया तो ही फेल हम्म, टू स्टैंड अप टू हिज फैमिली। मतलब ये मैं गीता के जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ। जब मौका आया तो उसे दिखाई दिया कि ये तो मेरे हम्म, ही परिवार के लोग सामने खड़े हैं और मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। अब मैं हम्म। तो इसको फ्लॉ नहीं मानूंगा, मैं तो इसे अच्छी बात मानूंगा कि चलो कम से कम भाई उसका वो कुत्ते कॉन्शियस वाली ऑन था। कहानी है एकदम लास्ट में, हाँ उसमें अर्जुन का फ्लॉ प्राइड ही तो बताया गया है। हाँ, लेकिन लेकिन बट इट वॉज नो वेयर नियर द सेम लेवल एज रावण और समथिंग एल्स। हाँ, नॉट इवन युधिष्ठिर फॉर नॉट, दैट मैटर। है ना। तो पॉइंट, भाई वो गैम्बलिंग वाले एपिसोड को इतना अच्छे से मतलब ब्रश अंडर अंडर द कारपेट कर दिया गया भाई कि हाँ हो गया, वो तो मतलब बॉयज विल बी बॉयज वाली तरीके से एकदम पूरा। तो इसीलिए इसीलिए मुझे ये बहुत बढ़िया लगा कि तुम थीमेटिकली देखो तो अर्जुन वॉज वन ऑफ हम्म, द लीस्ट फ्लॉड कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, एंड दैट इज वाई हम्म। अर्जुन वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, नॉट फ्रॉम अ पावर स्केलिंग स्टैंड पॉइंट बट फ्रॉम हिज इम्पैक्ट इन द वॉर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज पे आ जाते हैं, लीडर वर्सेस लीडर। लीडर वर्सेस लीडर, हम्म। बताइए किसको आप नॉमिनेट भाई करना अगेन चाहेंगे। रामायण, रामायण में अगेन एज द नेम सेज लीडर भगवान राम ही है। बिल्कुल, उन्होंने ही क्रिएटेड एन आर्मी महाभारत में आउट ऑफ किसको क्या नथिंग। होगा। महाभारत में लीडर कहना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाभारत में देखिए जैसे इंस्टिगेटर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हीरोज हैं, हम्म। लेकिन महाभारत में एज सच लीडर कैरेक्टर कोई खास नहीं है। इवन दुर्योधन को अगर आप लीडर फॉर द सेक बोलिएगा, ऑफ कन्वीनियंस युधिष्ठिर मान लेते हैं चलिए। युधिष्ठिर को आप लीडर कैरेक्टर कैसे बोल सकते हो। अंत में राजा तो भाई वही बनाना। युधिष्ठिर इज मोस्ट मोर लाइक एन, लड़ाई भी मोर और लेस उसी के नाम पे की गई थी। हाँ तो लेकिन अगर किसी के नाम पे लड़ाई, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि लड़ाई तो दुर्योधन के नाम पे भी हुई थी ना। दुर्योधन को आप लीडर नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी सेना के नायक तो कोई और ही थे ना। तो हम्म, वो भी सेना नायक थे, देवर फकिंग हीरोज, देवर सेनापतिज, देवर नॉट लेट्स से लीडर्स। आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग देवर लीडर्स बट देवर नॉट द लीडर फॉर देयर साइड इन द एंटायरिटी ऑफ हम्म, द लाइक, मतलब पूरे, अगर स्टोरी को आप एक उसकी तरह ड्रिल की तरह माने तो उसका पॉइंट कोई हम्म। नहीं था। फिर भी चलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस युधिष्ठिर को उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। तो अब लीडर हम्म। वर्सेस लीडर करते हैं। राम जी वुड फकिंग स्मोक, क्यों क्यों बोलता हूँ मतलब क्या है इस कंपैरिजन। राम जी वुड स्मोक युधिष्ठिर एनी डे इन ईदर कॉम्बैट और बिहेवियर और इन हिज डीड्स। और क्योंकि यहाँ लीडर की तो मतलब कॉम्बैट की बात तो हो ही चुकी है वर्सेस अर्जुन, जी, यहाँ सिर्फ हम चलिए पहले बिहेवियर और मॉरल इंटेग्रिटी की बात करते हैं। मॉरल इंटेग्रिटी पे तो आप मेरे हमला कर रहे हो ना, हर बार राम जी को जितवा के मेरे जैसे शैव आदमी से वैष्णवों का भला करवा रहे हो। अरे चलिए कर लेते हैं वन टाइम, देयर इज अ डे फॉर एवरीथिंग। ठीक है ठीक है। टुडे इज दैट डे अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म। अब आते हैं हीरोइन वर्सेस हीरोइन पे। अनदर डिफिकल्ट थिंग। महाभारत की हीरोइन किसको मानेंगे, रामायण की हीरोइन नो क्वेश्चन, सीता, सीता बेस्ट हीरोइन। द्रौपदी को मान लेते हैं चलिए। द्रौपदी को मैं फिर इंस्टिगेटर मानूंगा ना कि हीरोइन। नहीं, हीरोइन का उसमें ऐसा किसी ने एलिमेंट मेरे ख्याल से निभाया ही नहीं। ना, फिर भी चलिए वंस अगेन, अच्छा अच्छा, मेन कैरेक्टर तो वही है। लोग इरिटेट हो रहे होंगे, सोच रहे हैं अरे महाभारत में इतना नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ महाभारत, यू कैन नॉट फिट कैरेक्टर्स इनटू आर्केटाइप्स। द ट्रेडिशनल रोल्स। समझ रहे हैं आप, महाभारत से किसी कैरेक्टर को उठा के किसी ट्रेडिशनल आर्केटाइप में नहीं बैठा सकते कि अच्छा ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था, ये लीडर था। नो, देयर इज नो सच थिंग। इट इज़ अ बंच ऑफ लाइक इंटरसेक्टिंग डेस्टिनीज। हालांकि डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी दैट इज द बेस्ट वे टू पुट इट। चलिए फिर भी कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन करें, देखिए सीता की वजह से भी लेट्स जस्ट से कि रामायण का प्लॉट मूव फॉरवर्ड किया था, तो द्रौपदी की हम्म, वजह से महाभारत का प्लॉट मूव फॉरवर्ड किया था, बट नॉट इन द एसेंस, क्योंकि रामायण में तो इट वाज द एंड गोल कि सीता को वापस लाना है, ठीक है।
रावण की किलिंग वाज ऑक्सिलरी। अगर कोई बोलता है मुझसे कि और वहाँ कुछ भी उनका कंप्लिसिट रोल नहीं था, मतलब वो किडनैप हो गई, हाँ, उसमें उनका उसमें कोई, उनकी दूर दूर तक कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इंस्टिगेट नहीं किया था, बट उनका कोई लेना देना था ही नहीं, बिसाइड्स बीइंग सिंपली प्रेजेंट देयर, एग्जैक्टली। नजर में चढ़ जाना। और द्रौपदी इज बेसिकली, अंधे का बेटा अंधा। द्रौपदी इज बेसिकली मतलब, उन्होंने जब वो उनका स्वयंवर हो रहा था तब उन्होंने करण को इंस्टिगेट कर दिया गाली दे के कि इस बहन के लंड मतलब इस सूत पुत्र के साथ मैं नहीं बैठूंगी, ये वो आचा पाचा। द्रौपदी ने हर हर समय लोगों को गाली देने में पीछे नहीं हटी वो। अंधे का बेटा अंधा वाला पूरा एग्जैक्टली, आर्क। एग्जैक्टली। तो द्रौपदी वॉज नोवेयर लाइक, वो दूध से धुली नहीं थी। उसने भी बहुत बहुत ऐसी चीज़ें बोली जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी और उसके धर्म में नहीं आती थी। बट देन अगेन उसने अपनी अपनी अहमियत को, समझ रहे हो, अपनी कंसीट को भाई ऊपर रखा। द्रौपदी को आप अगर मतलब अवेलेबल लिटरेरी रिसोर्सेज पे देखें, जी। तो वेरी सॉरी टू ब्रेक पीपल्स बबल्स, लेकिन उनके ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स विलन साइड पे ज्यादा लीन करते हैं। बहुत ईजिली, बहुत ईजिली। जैसे मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन पांडवों में सबसे बड़ी बहू जी। बाय ऑर्डर ऑफ मैरिज जी। द्रौपदी नहीं थी। जी। गेस करिए कौन थी? नो नो गेसेस, मैं ब्लैंक, आई एम ब्लैंकिंग राइट नाउ। बट इफ आई वर हिडिंबा। टू मेक अ गेस, कि नहीं, ये सरपेंट क्वीन थी ना वो, जिसके साथ अर्जुन की शादी हुई थी सबसे पहले। दैट वाजंट दैट द फर्स्ट, की हिडिंबा फर्स्ट थी? फर्स्ट हिडिंबा थी भाई। फर्स्ट और हिडिंबा थी, ओके नेवर माइंड, उन्हें मैं मतलब मिस हो गया उन्हें मुझसे, बहुत मुझे कंफ्यूजन था क्योंकि बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंटली साइड मतलब साइडलाइन कर दिया था द्रौपदी और कुंती ने मिलकर। जी, क्योंकि वो नहीं फिर राक्षस ये थी हो ना। जाता कि भाई राक्षस कह लीजिए, ट्राइबल कह लीजिए, जो कह लीजिए, जी। तो एक ये पॉइंट आ जाता कि अगर मतलब इनको बना दिया गया तो सबसे बड़ी बहू तो यही हुई। जी बिल्कुल। उनका बेटा भी मतलब अगर देखा जाए तो सबसे बड़े थे उनके बेटे, अगर जिस राइट पे पांडु और ये आपके सारे पांडव बिल्कुल मांगने गए थे थ्रोन, बिल्कुल उस बिल्कुल। राइट पे तो घटोत्कच भी मांग सकता था। एक एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आप सही बोल रहे हो। मुझे मुझे नाग कन्या और इसमें इसमें थोड़ा अंतर, वो कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कौन सा इंसिडेंट पहले था। हमें नेवर माइंड। काफी श्योरिटी है कि मतलब हिडिंबा सीनियर थी। तो हाँ, हाँ क्योंकि ये किया द्रौपदी ने, फिर उसके बाद कई बार बेइज्जती की लोगों की। फिर तो जो एक वो जो कुत्ते वाली कहानी है, इसमें स्वर्ग पे जाने रास्ते पे सब एक एक करके बेहोश हो जाते हैं, सबसे पहले द्रौपदी बेहोश होती हैं। जी। उसमें भी उनका कार्डिनल फ्लॉ यही बताया जाता है कि उनके 5 पति थे, भले ही बड़ी वियर्ड सिचुएशन थी किसी भी औरत के लिए, जी। लेकिन उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो पांचों के प्रति पतिव्रता रहें। उन्होंने क्लियरली शुरुआत से ही अर्जुन के प्रति बायस किया, जबकि दिखाया गया है कि ध्यान रखने और प्यार जताने के पूरे उसमें पैरामीटर में हम्म। सबसे ज्यादा उनको डिवोशन भीम ने किया। जी। नहीं, भीम ने तो इन जनरल सबको बहुत डिवोशन से सर्व किया था, तो ये आप नहीं बोल सकते कि उन्हीं को। भीम का कैरेक्टर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स है। उसका भी फ्लॉ, कैरेक्टर फ्लॉ एंगर है। नेवर माइंड। ग्लूटनी है भाई, ग्लूटनी। ग्लटनी तो नहीं, ग्लटनी इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ फॉर हिम, नहीं क्योंकि नहीं, ग्लटनी के चक्कर में ही तो रोका गया था स्वर्ग पे जाने से। हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो खराब आदत है, दिकोदर नाम ही था। कि बट वो कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है उसका। खैर फिर भी इस राउंड में मतलब अगेन हम रामायण को फिर से पॉइंट देते हैं। सीता जी मतलब एकदम 9 बार बेस्ट बेस्ट कैरेक्टर एवर, हम्म। बेस्ट फीमेल कैरेक्टर एवर। हम्म। किसी भी तरीके से आप उंगली नहीं उठा सकते, पकी धोबी। बिल्कुल। बेस्ट साइड कैरेक्टर आ जाओ। तो इस साइड कैरेक्टर पे मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा हमारे शैव हिंदू शेर, शायद बिंदु शेर किसको भाई? भगवान भगवान पवन पुत्र हनुमान जी को। और आप मुझे मेरे सेंट्रल नेचर से हिलाते हुए आप मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं बेस्ट साइड कैरेक्टर के लिए महाभारत से नॉमिनेट करना चाहूंगा श्री कृष्ण को। भाई मुझे लग रहा था कि दिस विल पॉसिबली बी द मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग मैशअप एवर। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि वो इंस्टिगेटर थे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो मास्टरमाइंड थे। मास्टरमाइंड। भाई तुम्हें पता है कृष्ण अवतार का पॉइंट क्या था? व्हाट, नहीं नहीं नहीं, फॉर रियल, यू नो व्हाट द पॉइंट ऑफ कृष्ण अवतार वाज? भाई वो चैरिटियर बन के उन्होंने दिखा दिया कि पूरा पॉइंट क्या था। नहीं, उनका कृष्ण अवतार का पॉइंट ये था कि क्योंकि मॉरल डिक्लाइन हो रहा है,
इसीलिए वर्ल्ड पावर्स को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मॉरल डिक्लाइन में अगर कोई वर्ल्ड पावर सरवाइव कर जाती है तो मोर और लेस एट सम डे वो जाके ईविल में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली वो सारे न्यूक्लियर वेपन चलवाने आए थे। एग्जैक्टली वो दोनों सारी की सारी वर्ल्ड पावर्स को वीक करने आए थे, दैट इज इट। तो उन्होंने पहले शुरू किया चलिए इधर। फिर भी हनुमान जी वर्सेस कृष्ण जी किया जाए। मैं तो बोलूँगा कि कृष्ण इन दिस रिगार्ड इज अ फार सुपीरियर कैरेक्टर इन व्हाट ही डज, as sad as आर यू डाउटिंग द as sad as it makes me। साइड कैरेक्टर में किसी और को रख लें भाई, हनुमान जी को नहीं हरवा सकते, सॉरी। तो आपकी गलती है, आप चूज मतलब कीजिए। नहीं नहीं, if I had seen this coming I would not have nominated my character। हाँ ठीक है। इसको करें साइड कैरेक्टर, हम सुग्रीव को कर दें, विभीषण कर दें, ये लोग लक्ष्मण जी को कर दें। ना ये आपको पता है ये सब उतने मेजर कैरेक्टर्स नहीं है। अरे भाई लक्ष्मण जी से ज्यादा मेजर कैरेक्टर कौन है फिर? हाँ ये बात भी सही है, लक्ष्मण जी को आप भेज सकते हो इस ब्रैकेट में, सॉरी लक्ष्मण जी। बट यहाँ पर आप मेरे बायस को फिर से ट्रिगर कर रहे हो। क्या बायस है? लक्ष्मण का कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ भाई, पूरा अपना धर्म फॉलो किया हर तरीके से, एग्जैक्टली सामने वाले की सबसे बड़ी मसल को गए मार गिरा दिए। भाई लिटरली, मतलब लोगों को लिटरली समझ में नहीं आता कि मेघनाथ कितना पावरफुल था। रावण यहाँ was मगर not equivalent in ड्रॉप power। कर दें, रामायण की एरा का सबसे पावरफुल फाइटर वही था। बिल्कुल, वो मतलब वन शॉट कर सकता था, उसने किया भी था वन शॉट राम और हाँ लक्ष्मण को। तो मेघनाथ वही वाज टू प्रॉब्लम होती है स्ट्रांग। कि रात के टाइम छुप के किया था तो उसके मतलब लेजिटिमेसी नहीं थी। क्यों लेजिटिमेसी नहीं थी भाई? माया यूज करके वो लड़ाई करता था भाई। विष्णु यूज करे माया रात के तो टाइम रास किया लीला था है। ना हाँ तो क्या, विष्णु माया यूज करे तो रास लीला है और भाई, मेघनाथ करे तो कैरेक्टर आफ्टर ढीला आवर्स है। में लड़ाई करना तो किसी भी टाइम में गलत माना गया है, हाँ तो पॉइंट ही सारा खराब हो जाता है उसके। ठीक है, तो ऐसे तो उससे भाई ज्यादा अच्छा मैन्यूवर तो वही था जो ऐसे दिन तो के टाइम में उसने वो नागपास कौन ऐ- सा ऐ- मार दिया था इस पर। ऐसे तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो है कि उस पे उसने रोक लिया था, वो देखिए उस टाइम पे, लेकिन वो भी था ना कि उसमें गरुड़ को भी इंक्लूड करना था स्टोरी में, ऊपर से बोले भगवान हमको मतलब कभी आप नहीं ले चलते मैं हैं। नागपाश की बात कर रहा था, आप किसकी बात कर रहे थे? भाई जो एक वो पिक्चर में नहीं दिखाया गया था रात में अटैक कर रहे हैं। अरे नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नागपाश की बात कर रहा था कि उन्होंने वन शॉट कर दिया था, दोनों को इनकैपेसिटेट कर दिया था इमीडिएटली। चलिए बात करते हैं फिर, कंपैरिजन पे आते हैं नहीं वापस। नहीं नहीं, तो आप उस समय बोल रहे थे कि रात में मारना ठीक नहीं था, तो जयद्रथ का वध कोई बहुत अच्छे से हुआ था क्या? जयद्रथ को तो दिन रहते ही मारा गया अरे था। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? खत्म हो चुकी थी, वो मुंडी उठा के सूरज देख रहा था कि ढल चुका है, तब उसको पड़ी थी यारो। तो वो वाला पूरा सुदर्शन चक्र से कवर करने वाला क्या सीन था सूरज को? वही तो था पूरा सीन कि उन्होंने पार्शली ऑब्सक्योर कर दिया सन को, जयद्रथ को, सबको। पूरी फाइटिंग रुक गई, सबको लगा कि अच्छा ठीक है सूर्यास्त हो गया, चलो अपने अपने घर। बस फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए उन्होंने हटाया और अर्जुन वॉज लाइक कि बस यही मौका है पार्थ, लगाओ बाण, मतलब लगाओ तेल दो। निशाना और चलाओ बाण। हम्म, खैर, तो मेघनाथ को आप छोड़िए, इसको हटाते हैं। सबसे पावरफुल कैरेक्टर आप मेघनाथ को घुसेड़ोगे? मेघनाथ को तो हाँ घुसेड़ सकते हैं। मैं टाई है उसमें, या हनुमान जी के बीच में किसको डालेंगे आप? हनुमान जी की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हनुमान जी की डिफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, लिटरली कोई अस्त्र उनका भाल बांका नहीं कर सकता था। बट एट द सेम टाइम हनुमान जी। एक्सक्यूज मी, क्यों? क्या आप वो भयानक गधे को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन गदा युद्ध में उनको मैच किया जा सकता था, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हाँ, एनी ऑफ शॉन माइकल था। एनी ऑफ हिज ओन शिष्य देमसेल्व्स इंक्लूडिंग बलराम हनुमान जी के? जी। अरे नहीं, ये तो मतलब आप ज्यादा हेवायर बात कर दी है। खैर, इधर से मैं हनुमान जी नॉमिनेट ओपी करना हैं चाहूँगा एकदम। कर्ण को। भले ही वॉज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ही वॉज, मतलब अगर उसको लिटरली उसके सारे हथियारों के साथ अगर छोड़ दिया जाए, स्किल और लेवल पे देखा जाए। नहीं सारे हथियारों के साथ छोड़ दिया जाए और सारे कर्सेस उसके ऊपर जो थे वो हटा लिए जाएं, हम्म,
तो he can सबसे match वेल anybody. एंडाउड तो था ही, He भाई can, डिफेंस में कवच कुंडल है, और ऑफेंस में उसके पास हर प्रकार की वेपन से मास्टरी थी। उसने एक्चुअली युद्ध, वासवी शक्ति है। उसने युद्ध में हर एक पांडव को उसके वेपन ऑफ चॉइस से हराया था। वो भी है। और जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि कुंती से उसने प्रॉमिस किया था कि नहीं मारूंगा मैं किसी को। हम्म, खैर, भाई देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक कैटेगरी चाहिए जिसमें हनुमान जी जिताना है। हनुमान जी को आपको जिताना है। मसल वर्सेस मसल करवा दीजिए आप। मसल वर्सेस मसल में तो जीत जाएंगे ना वो। हम नहीं है सामने, सही बात है। कौन है सामने? मैं तो बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट विल बी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हो गया, भीम हो गया। खैर एक चीज ये भी तो है कि जी। आप और किस कैटेगरी में हनुमान जी को ला सकते हैं। कैटेगरी इन्वेंट करनी पड़ी क्या हनुमान जी के लिए? बेस्ट ब्रो की कैटेगरी और नहीं, इन्वेंट करते हैं। बेस्ट ब्रो, बेस्ट भक्त देख लीजिए। और मतलब लंका जलाने को मतलब आप किस कैटेगरी में रखेंगे। आग लगा दी वाली कैटेगरी में। बट देन अगेन कृष्ण जी वुड लाइक टू नो योर लोकेशन। हम्म, हनुमान जी को आपको जिताना है। हाँ, कम ऑन मैन, सीधी बात है। अनस्टॉपेबल फोर्स की कैटेगरी रखते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अनस्टॉपेबल लायन फोर्स। ऑफ द आर्मी बना दीजिए एक नई पोजीशन। लायन ऑफ द आर्मी बना सकते हैं, बट अनस्टॉपेबल फोर्स तो की एक दूसरी कैटेगरी साइड से रखते हैं। आप किसको फिर नॉमिनेट करेंगे उधर से, भीष्म को। भीष्म को, द्रोण को, किसी को भी कर सकते हैं नॉमिनेट। भीष्म को करते हैं, चलिए हनुमान जी वर्सेस भीष्म। देखिए, पावर स्केलिंग स्टैंड पॉइंट से तो भीष्म विल लूज, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली नो डिवाइन वेपन्स वर्क ऑन हनुमान। अगर दर्शकों को या श्रोताओं को याद ना हो तो एक बार मेघनाथ ने चला दिया था ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी वाज लाइक नमस्ते ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी वर लाइक नमस्ते, अंडरस्टैंडेबल, हैव अ नाइस डे, एंड ब्रह्मास्त्र वेंट बैक। फिर उसके बाद फिर सरेंडर कर दिया था ब्रह्मास्त्र के पर्पस के लिए उन्होंने, फिर जी। नागपाश से उनको भी बांध के ले गया था जी। मेघनाथ। तो एनीवे, पॉइंट बीइंग कि मुझे नहीं लगता कि इस कैटेगरी में हनुमान जी को हराया जा सकता है। चलिए, आपने जितवा दिया उनको, नो नो रिग्रेट्स एज अ शेफ। एंड जस्ट बिकॉज कि उनकी बैक स्टोरी को लेटर ट्वीक कर दिया गया था प्रोपोगंडा वॉर्स की वजह से, आई विल जस्ट लेट दिस स्लाइड। तो आगे आते हैं हम लोग अब एब्सोल्यूट पावर स्केलिंग पे। अरे एब्सोल्यूट पावर स्केलिंग तो रामायण एनी डे। रामायण एनी डे। जी हाँ। बट लेट्स जस्ट से कि नंबर ऑफ ब्रह्मास्त्र फायर्ड इन रामायण वर लेस देन द नंबर हम्म, ऑफ ब्रह्मास्त्र फायर्ड इन महाभारत। वो देखिए इसलिए है क्योंकि रामायण के टाइम पे लोग थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करते थे फिर भी। नहीं, ये तो सच है। ये मैं मानता हूँ। रामायण के टाइम पर रेस्टोरेंट नाम की एक चीज़ थी, जो कि आपके टिट्युलर कैरेक्टर ने ब्रेक की थी, अगर आपको याद हो तो। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। क्या क्या आवश्यकता पड़ी थी सिंधु को शरण में आके गिरने की? भगवान ने ब्रह्मास्त्र बस चलाया नहीं था, बोले थे चला देंगे ही बटुर जाओगे यहीं पे, नहीं, 2 गज लेगी उन्होंने बस। सिद्ध कर दिया था और उनको एंड में फायर करना पड़ गया था। आज उस जगह को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इस पे मुझे कई चीजें बोलनी है लेकिन जाने दीजिए। राजस्थान मेरी पुरानी चिड़ है। फक राजस्थान। हाँ फक राजस्थान, चलिए फिर। इट इज़ लिटरली वन ऑफ द टू प्लेसेस जहाँ पर औरतें जाके बोल सकती कि हम माइनॉरिटी हैं, और वो बात सच होगी। एनीवे, फक हरियाणा एज वेल। तो अगला हम लोग अब आते हैं एकदम एब्सोल्यूट पावर स्केलिंग पे। आप लाइए रामायण का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। भाई बाय डेफिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर राम जी या फिर ये मेघनाथ बताइए। और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में वंस अगेन मैं कृष्ण जी को नॉमिनेट करना चाहूँगा। साइड कैरेक्टर होते हुए भी। साइड कैरेक्टर होते हुए भी मेघनाथ मेन कैरेक्टर है। हाँ खैर ये भी है। देखिए इस रिगार्ड में तो फिर इट इज गॉड वर्सेस गॉड। और इट्स द सेम फकिंग गॉड वर्सेस द टाई सेम है। फकिंग गॉड, इट्स अ टाई। तो मिरर वाला वो स्पाइडरमैन वाला पूरा मीम हो गया। स्पाइडरमैन पॉइंटिंग एट स्पाइडरमैन, तो इसको तो मतलब बाय डेफिनेशन टाई है ये।
तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना बहुत है, या फिर आप अगर और थोड़ा रथी महारथी वाली बात करना चाहें। रति महारथी वाली नहीं, एक लास्ट कैटेगरी लेते हैं, ओवरऑल एंटरटेनिंग ओवर और और एंटरटेनमेंट, यूनिफाइड एपिक। हैंड्स डाउन महाभारत, हैंड्स डाउन। मैं थोड़ा नुआंस का चलिए, चौधा हूँ ना, तो मुझे ये सब पसंद आता है। ये चीज भी है। दूसरी चीज, अगर हम यूनिफाइड होने की बात करें, यूनिफाइड एपिक की, जी, तो कौन जीत रहा है? यूनिफाइड एपिक में भी हैंड्स डाउन महाभारत। यूनिफाइड एपिक बाय डेफिनेशन रामायण इज मोर यूनिफाइड एपिक, हाउ सो? क्योंकि विष्णु पुराण में उसको एक चैप्टर दिया गया है पूरा का पूरा खुद का। अगेन आपको सक इट। आपको पता है ना, विष्णु पुराण रामायण के बाद लिखा गया है। हाँ, तो महाभारत के भी बाद लिखा गया है। अरे तो क्या कृष्ण को बहुत, मतलब, लेट्स जस्ट से ही वाज, कृष्ण जी के ऊपर एक पूरा एंटायर सेक्शन है और रामायण के ऊपर एक चैप्टर है, जिसमें से कृष्ण जी की लाइफ में महाभारत को भी एक चैप्टर ही दिया गया है मेरे हाँ, ख्याल से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण वाज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट, लेट्स से, मतलब, लेट्स जस्ट से विष्णु पुराण डिड नॉट डू हिम जस्टिस। अरे क्या बात कर दी आपने, विष्णु पुराण पूरा एक सेक्शन है हाँ है तो, लेकिन कृष्ण जी की लाइफ के ऊपर। वही है, नहीं ठीक है, अब आप ऐसा कहेंगे तो ठीक है, बट दैट इज अज्यूमिंग कि विष्णु पुराण को आप बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मानते हो। मानते हो क्या? समझ ही जाइए। खैर, आपको जाने आपको दीजिए। मैं स्पॉट पे पुट कर रहा हूँ जानबूझ रामायण के। रामायण को भी हमें किस कैटेगरी में जिताना है? नहीं, अब देखिए, आपको एक बहुत इजी कैटेगरी देता हूँ, जो कि मैंने एक बार और शायद पॉडकास्ट पे भी बोल रखा है। हाँ। एज अ टूल ऑफ इंस्ट्रक्शन, रामायण इज फार वो तो सुपीरियर है टू ही। महाभारत, फार सुपीरियर। अगर आपको आइडियल बिहेवियर सिखाना है किसी को, ठीक है, इन द अनरिलेंटिंग फेस ऑफ प्रॉब्लम्स, सही काम करने पे क्या होता है, आपको क्या प्राइस चुकाना पड़ता है और दुनिया को उससे क्या मिलता है, रामायण इज द बेस्ट फकिंग एग्जाम्पल, बेस्ट फकिंग एग्जाम्पल, हैंड्स डाउन। महाभारत और प्लीज़ कोई अपने बच्चों कैटेगरी को, आपको लग रही है? महाभारत प्लीज़ अपने बच्चों को तब पढ़ाइए जब वो कुछ समझने लायक हो जाए, और गीता तो तब पढ़ाइए जब बहुत ज़्यादा समझने लायक हो जाए। उसके भी आगे पहुंच जाए तो रजाई ओसामू पकड़ा के सब चौपट कर दीजिए। डसाई ओसामू मत पढ़ाइए अपने बच्चों को, डसाई ओसा, भाई मैं बता रहा हूँ, एक कहानी जरा बता दो प्लीज ऑडियंस को। नो लॉन्गर ह्यूमन का बुक रिव्यू आएगा, ठीक है बच्चों, आप लोग तैयार हो, चाहे मुझे अकेले करना पड़े मैं करूँगा, मैं स्पेशल गेस्ट लाऊंगा, ये हरामजादा नहीं पढ़ना चाहता तो ठीक है, लेकिन उस किताब की इतनी क्या अल्टीमेट पढ़ने की कहानी, है? कुछ 70 80 100 पेज की है यार, बहुत बड़ी नहीं है वो किताब। सब पढ़ लेंगे तब। तो ठीक है ना, चलो अब देखते हैं डजाई ओसामू की नो लॉन्गर ह्यूमन। आप लोगों को हम वो कहानी शेयर करेंगे, लेकिन उस बुक रिव्यू के टाइम पे। हम्म। और हमें लगता है आज के लिए हमारी सारी कैटेगरीज हो चुकी हैं ख़त्म। हाँ भाई। तो खैर, तो जो भी शुरुआत का सुन के जिन्होंने गिलगमेश और ओडिसी वाला सुना था, अब उन लोगों को चूतिया बनाने के लिए हम लोग एंडिंग भी वैसे ही करेंगे। तो भाई, एपिक ऑफ गिलगमेश में भाई जो एनकीडू का रोल था ना भाई, हम्म। अकिलीज कैन सक माई डिक, नहीं नहीं, सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। है ना? तो चल तो चल हाँ। चलिए आज की चर्चा को इसीलिए ख़त्म करते हैं। अब जैसा आप लोगों ने देखा कि महाभारत और रामायण एक ऐसे टेक्स्ट हैं कि अगर इनका इनका एक कैरेक्टर पकड़ के भी उसका कैरेक्टर एनालिसिस करें ना, तो उन पे एक पूरा पूरा अपना अकेला एपिसोड बन सकता है। आज हमने मोरलेस, मेरे ख्याल से आज तक का सबसे लंबा एपिसोड अपना यही है। नहीं ये बहुत लंबा नहीं है, ये 1 घंटा 20 मिनट ही है, बाकी 1 घंटा 24 25 मिनट के भी एपिसोड है हमारे। लेकिन कहने का मतलब है, आप डेप्थ देखिए, शेयर डेप्थ देखिए इन दोनों एपिक्स की। एक एक कैरेक्टर पे आप पूरा पूरा एक एपिसोड कर सकते हो पॉडकास्ट का, 1.5 2 घंटे का। और हमने तो सिर्फ अब आज थीमेटिक एनालिसिस किया मोस्टली, कि अच्छा इसमें इस बारे में बात हुई है, उसमें उस बारे में बात हुई है, और एंड अपने एंटरटेनमेंट के लिए पावर स्केलिंग। हाँ, अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमने पावर स्केलिंग भी कर ली। पावर स्केलिंग का एक बहुत मज़ेदार पार्ट हमने छोड़ दिया वैसे, क्या है? अस्त्रों को कंपेयर करते हैं ब्रो। भाई कौन सा अस्त्र बच गया था जो नहीं चलाया गया था इस? देखिए, ब्रह्मशिरा और ब्रह्मदंड तो कहीं नहीं चलाए गए। हम्म। पशुपति अस्त्र का भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रयोग किया गया।
बस दे दिया गया था, चलाया नहीं गया था। वैष्णवास्त्र भी दे के छोड़ दिया गया था। अच्छा, आप जानते हैं ऑल ऑफ क्रिएशन में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा अस्त्र है? इफ इट ब्रह्मशिरा ना। कैन बी कॉल्ड सो। है ब्रह्मशिरा, नूब है। तब आप असली शय होते हुए अभी तक नहीं पकड़ पाए। पशुपति अस्त्र कि शिव का त्रिशूल। त्रिशूल भाई, त्रिशूल ओपी। त्रिशूल वॉज नॉट स्टॉप्ड ब्रो। त्रिशूल देर इज नो, नॉट अ सिंगल, मतलब एक भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड वो नहीं है हिट। जिसमें उसको रिलीज किया गया और वो रुका हो कभी। भाई वही बात है ना कि अब और क्या चाहिए आपको किसी अस्त्र में। मतलब लिटरली उन्होंने अपने ही एक एसेंस को वन शॉट कर दिया था त्रिशूल से गणेश जी के रूप में। क्योंकि ऑब्वियसली शिव शिव पार्वती इज द सेम थिंग, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट, शिव शक्ति इज वेरी ओपी। इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम पावर। और उसी पावर के एक अंश को उन्होंने खुद ही वन शॉट कर दिया था अपने त्रिशूल से। और जबकि उस पावर ने लिटरली इससे सारे ज्यादा क्या चाहिए सारे सेठ। देवताओं को वन शॉट कर दिया था उस पावर ने, अगर आपको याद हो तो। कि उन्होंने बोला था जाओ समझाओ, जो जो समझाने गया था सबको निपटा दिया गया था। एनीवे, खैर नॉट द पॉइंट क्या आज। आपको ये थ्योरी पता है कि सुदर्शन चक्र भी शिव जी ने गिफ्ट किया था विष्णु जी को, हाँ, त्रिशूल का एक त्रिशूल थोड़ा का सा एक पार्ट तोड़ पार्ट के। तोड़ के। लेकिन फिर यहाँ हम उस वाले अपने डिस्कशन पे आ रहे हैं जो कि वैष्णव शैव प्रोपोगेंडा वॉर वाला डिस्कशन जो है, वो करना है, वो भी निकट भविष्य में। वो निकट भविष्य में नहीं, वो बहुत दूर भविष्य में करेंगे जब हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर हो जाएगी ये समझने के लिए कि हम लोग खराब लोग नहीं है या हम लोग किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो जब तक ये लोग नहीं समझेंगे, या फिर इन लोग को लगता है कि हम लोग ऐसे बोल देते हैं वैसे बोल देते हैं तो हम लोग भगवानों की इज्जत नहीं करते। भगवानों की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, बट हम लोग इसलिए नहीं इज्जत करते हैं क्योंकि वो भगवान है। हम लोग इसलिए इज्जत करते हैं कि वो हमें क्या सिखा गए हैं या फिर उनके कर्मों से। अच्छा, आपको पता है हिंदुइज्म में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगती है? क्या? पांडे जी, आपको तो मैं बता चुका हूँ कि क्या भाई? हमारे यहाँ सबसे ऊपर है कर्म। अगर भगवान हम्म। को भी पृथ्वी पे चेंज लाना होता है ना, तो उनके पास ऐसी नहीं कि रियलिटी वॉर्पिंग पावर है कि उन्होंने चुटकी बजाई और हो गया। हमारे यहाँ अगर भगवानों को भी कुछ धरती पे चेंज लाना होता है तो आके यहाँ कर्म करते हैं और उस कर्म के फल स्वरूप वो चेंज आता है। विष्णु जी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उन्होंने जब जब अवतार लिए हैं उन्होंने कर्म किया है और उस कर्म के फल स्वरूप पृथ्वी पे चेंज आया है। सिमिलरली महादेव ने भी कर्म किया है और उसके कर्म के फल स्वरूप 70 चीज़ों का नाश हुआ है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है कि भगवान भी कर्म करके ही कुछ कर पाते हैं, तो आप भी कर्म करके ही कुछ कर पाओगे। अगर आप अपने धर्म पे चलोगे और अपना कर्म करोगे तो ही आपको फल मिलेगा और तभी आप दुनिया बदल सकते हो। इस मामले में इंसानों को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है हिंदुइज्म में कि आप दुनिया नहीं बदल सकते या आपका कर्म भगवान के कर्म के आगे क्षीण है या कुछ है। हमारे यहाँ साफ साफ बोला गया है कि कर्म करो, धर्म के राह पे चलो और दुनिया में आप चेंज ला सकते हो। भले आप चेंज आपको ना दिखे बट कुछ ना कुछ उससे अंतर पड़ेगा। अगर बहुत लोग धर्म के राह पे चलेंगे तो बहुत अच्छा दुनिया का नक्शा होता चला जाएगा, लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते चले जाएंगे। और अगर आप अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो गए, अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो गए, तो दुनिया की हाल आप आज देख ही रहे हो। तो प्रवचन बंद करते हुए, ज़्यादा ज्ञान न चोदते हुए, अब इस पॉडकास्ट को हम लोग ख़त्म करते हैं। और पांडे जी कुछ आउटरो बजा दीजिए आज आप। बोतल रखी है, बोलो तो वही बजा दें। बोतल बजा दीजिए, बोतल बजा दीजिए। एक ठीक। भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि फ्लूट वाला जो आउटरो था वो ज़्यादा अच्छा था। हाँ, और फ्लूट आज है नहीं मेरे उन पास। उन उन भाई साहब ने फ्लूट की स्पेलिंग गलत लिखी थी। ये पॉर्नहब का, सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प का इंट्रो आप क्यों बजा रहे हो? बच गया, जिसको समझना था वो समझ गया। चलिए, इसी के साथ आज की सेवा समझ। आज की सेवा समाप्त। मिलते हैं अगले संस्करण में भीषण कास्ट के। आज की भीषण बकर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। भगवान प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनिए भोसड़ी वालों, मादर चोदो, सुनो तुम लोग भोसड़ी के, मैंने देखा है मादर चोद दिखाता है मुझे कि 50% लोग जो हो ना तुम में भोसड़ी के, तुम लोग आके देख के मादर चोद चले जाओ, तुम लोग सब्सक्राइब पे नहीं क्लिक करते ना भोसड़ी तुम लोग लाइक करते हो। 80 व्यू है मादर चोद, 12 लाइक है। अब ये क्या बकचोदी है? हाँ, क्या बकचोदी है ये? मतलब हम भोसड़ी की चूतियाँ हैं मादर चौथ। हम लोग सोशल वैलिडेशन के लिए मादर चौथ यहाँ वैलिडेशन के लिए बैठे हो, वैलिडेशन तुम लोग दे नहीं रहे हो, जेब में भर लिए हो। हाँ। बताइए, मॉडर्न बच्चे हैं भाई, इन लोग को वैलिडेशन का मतलब पता है, भोसड़ी के वैलिडेशन नहीं दे पा रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो ठीक है, नहीं तो घर पे आके नंगा करके मारूंगा।
क्या ही बोला जा सकता है। चड्डी उतार के मारूंगा। नहीं बस हो गया, वो ग्राफिक में जा रहे हैं, चलिए ठीक है, बेल्ट है इसको बेल्ट। खत्म करते हैं। हाँ चलो बस 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 ठीक। बस बस बस। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने चिलगोजे दोस्तों को बताइए, प्लीज़ चिलगोजे दोस्तों को बताइए, जिसको भी इस तरह के चौधे चुतियापों में इंटरेस्ट हो, जिसको भी थोड़ी हैवी और थोड़ी अच्छी बातें पसंद हो, तो वो हमारा पॉडकास्ट देख ले, क्योंकि ज़्यादातर हमारे एपिसोड थोड़े हैवी होते हैं, जैसे आज वाला भी थोड़ा फिलोसफिकल हो गया, नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस बट इन द ट्रेडिशनल सेंस। पहला वाला ट्रेडिशनल वेस्टर्न के लिए था, दूसरा वाला ट्रेडिशनल हिंदुज़म और इंडियन कल्चर के हिसाब से था। यू गेट माई पॉइंट। इफ़ यू डोंट, जाओ अपने किसी दोस्त को बताओ, हो सकता है वो समझ के आपको बता दे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पांडे जी कुछ कैच फ्रेज बोलिए। नहीं ठीक है, बाय। नहीं नहीं ठीक है, बाय। बहुत अ गुड कैच फ्रेज, एज गुड एज एनी। हर हर महादेव।